हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। माई सेल्फ ऋषिका। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं पीटी 365 जो कि हमारी ज्योग्राफी की होने वाली है। तो ये मैं पीटी 365 कह रही हूँ क्योंकि ये दूसरे आपके देखने को दूसरे इंस्टीट्यूशन की है, जीएस स्कोर की है। ये भी 100 डेज़ की यहाँ पे आप लोग को पीटी 2020 ही देखने को मिलेगा। इनका अपना खुद का एक नाम है। तो कोई बात नहीं, हम लोग को तो मतलब है टॉपिक से और ज्योग्राफी के करंट अफेयर से कंपाइलेशंस होनी चाहिए 1 साल की। तो एक्चुअली मुझे यहाँ पे एक ये पीडीएफ जो है हमें हमारे ही ग्रुप के एक मेंबर के द्वारा भेजा गया है जिनका नाम डेविड है। तो थैंक यू डेविड फॉर दिस कंट्रीब्यूशन। एक तरीके का कंट्रीब्यूशन ही है क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा कि आप लोग की तरफ से भी हेल्प किया जाता है। तो देखिए यही सारी चीज़ें हैं, थोड़ा मैं आप लोग के लिए करूँ, थोड़ा आप लोग मेरे लिए हेल्प कर दो तो चीज़ें आसान हो जाती है कि नहीं। तो अगर आप लोग के पास भी इस तरीके की अगर कोई भी पीडीएफ वगैरह है तो आप लोग मुझे सीधे ईमेल कर सकते हो, मैं उसको ज़रूर यहाँ पे शेयर करूँगी। साथ ही मुझे जो डे का यहाँ पे मिला है वो 16 से 30 डे के बीच की मिली है। और भी डेज़ की अगर आप लोग को मिलती है तो प्लीज़ मुझे मेल कर दीजिए, और मुझे अगर मिलेगा तो मैं आप लोग के लिए लेसन लेकर ज़रूर आऊँगी। ओके, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे ज्योग्राफी की ही स्पेसिफिक टॉपिक देखने को मिलेगी जो कि हम लोग विजन आईएएस में शायद कवर ना कर पाए, लेकिन यहाँ पे कवर कर लेंगे ज्योग्राफी की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो बस लाइक कर दीजिए, और अगर आप लोग कंटिन्यू करवाना चाहते हो तो बस एक कमेंट कर दीजिए, उससे ज़्यादा मुझे और चाहिए भी नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं और एक बार देख लीजिए इसकी कंटेंट कि यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। इनके 100 डेज़ का यहाँ पे प्लान होता है। तो ये हमें जो डेज़ मिला है ये 60 से 30 के बीच में मिला है। इट मीन्स कि और भी इनका पार्ट होगा, 1 से 30 होगी, उसके बाद यहाँ पे 31 से 50 होगी, इस तरीके का इनका पार्ट होगा। तो और भी पार्ट मैं सर्च करूँगी, अगर मुझे मिल गया तो ओके, और नहीं मिला तो अगर आप लोग के पास और भी अगर यहाँ पे ज्योग्राफी से रिलेटेड है, क्योंकि और भी तो हम लोग जो विजन है इसकी पीटी 365 उसमें तो सारे टॉपिक कवर हो जाएगी, लेकिन एक ज्योग्राफी ही बच जाती है तो वो मैं अलग से आप लोग को कवर करवाना चाहती हूँ। तो इसकी अगर और भी पार्ट मिलती है तो प्लीज़ मुझे मेल कर दीजिएगा। ओके, मेल आईडी फिर से आप लोग नोट कर लीजिए क्योंकि हर बार आप लोग पूछते रहते हो। ऋषिका RISHIKACH77@gmail.com। ओके, अब आइए देखते हैं 16 डे देख सकते हो। डे में आपका 2-3 टॉपिक यहाँ पे दी हुई है, तो अच्छे तरीके से मैं यहाँ पे आपको समझाने का कोशिश करूँगी। कुछ स्टैटिक अगर इसकी कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो भी प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि यहाँ पे आप लोग की ज्योग्राफी लेसन तो मैं प्रोवाइड नहीं कर पाती हूँ। तो आप लोग ज्योग्राफी लेसन्स के लिए भी बोलते हो, लेकिन अभी शायद नहीं हो पाए क्योंकि पीटी 365 जब तक कंप्लीट नहीं होगी, आपकी करंट जब तक कंप्लीट नहीं होगी, मैं स्टैटिक नहीं स्टार्ट कर पाऊँगी अभी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से, और ये है हमारी इंडिया की फ़र्स्ट कंटेनर मूवमेंट, वो भी यहाँ पे इनलैंड वाटरवेज़ में। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंटेक्स्ट समझने का कोशिश करते हैं। जो इनलैंड वाटरवेज़ अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जो कि जितने भी इनलैंड वाटरवेज़ में जो आपका मूवमेंट होता है सामानों का, गुड्स का, उसको ये अथॉरिटी देखती है। इनलैंड वाटरवेज़ कहने का मतलब है कि आपका एक तरीके से आप लोग देखते हो कि एक तो सी की कनेक्टिविटी होती है, जैसे ये हमारी सदर्न पेनिनसुला है तो यहाँ पे अरेबियन सी देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको बे ऑफ बंगाल है, और यहाँ पे इंडियन ओशन है। तो ये हमारी ओपन सी है। तो यहाँ पे आपका जो वाटरवेज मूवमेंट तो होता ही है, साथ ही साथ इनलैंड भी होता है। कहने का मतलब है कि आप लोग जो लैंडलॉक कंट्रीज़ के बीच में भी आप लोग देखते हो कि रिवर वगैरह जाती है, तो उससे भी बहुत ज़्यादा मूवमेंट वगैरह होता है, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा स्टेट को, कंट्रीज़ को यहाँ पे बेनिफिट होता है। तो उस तरीके की यहाँ पे आपकी जो है वाटरवेज के थ्रू गुड्स को मूवमेंट कराया जाता है। तो ये ट्रांसपोर्ट करी है, ये ट्रांसपोर्ट करेगी पेप्सिको की कंटेनर कार्गो, वो भी कहाँ से कहाँ तक, तो कोलकाता से वाराणसी, और वो भी नेशनल वाटरवेज 1 को होते हुए। तो हमारे यहाँ जो है नेशनल वाटरवेज आपको देखने को मिलेगा 1 2 3 4 5 है। तो टोटल आप लोग को ये भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ यहाँ पे आप लोग देखिए कि कोलकाता से वाराणसी में। तो पहले आइए मैं आप लोगों को फिगर दिखा देती हूँ कि इनलैंड वाटरवेज होती कैसी है। तो कुछ इस तरीके से होती है इनलैंड वाटरवेज। इसमें आप लोग देख सकते हो कि ये जो आपका सामान है, गुड्स है, उसी को यहाँ पे जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव कराया जाता है। तो ये तो रही वाटरवेज। अब देखते हैं नेशनल वाटरवेज फर्स्ट यहाँ पे अगर न्यूज़ में आई है तो इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। यहाँ पे आपका है गंगा भागीरथी हुगली रिवर सिस्टम है, जो कि इलाहाबाद से जो है ये हल्दिया को जोड़ती है, और इसको हम लोग डिक्लेयर किए हैं नेशनल वाटरवेज 1। और ये आपका जो है ना नेशनल वाटरवेज जो है उसी के तहत आपको देखने को मिलेगा, यानी कि एक कानून है नेशनल वाटरवेज एक्ट 1982, इसी के तहत यहाँ पे नेशनल वाटरवेज 1 इसको बनाया गया है। ये है गंगा भागीरथी हुगली रिवर सिस्टम, जो कि इलाहाबाद से आपका हल्दिया तक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये ऑपरेट कब से हुई थी, 1986 से हुई थी, जब यहाँ पे आपका जो है इस तरीके का इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया को बनाया गया है। और ये टोटल कवर जो डिस्टेंस कवर करती है वो 1620 किलोमीटर ये कवर करती है। हुगली रिवर की बात करें तो ये आपका कुछ पोर्शन है वाटरवेज का जो कि हल्दिया से है, और ये आपका नवाबद्वीप से है, जो कि टाइडल आपको देखने को मिलेगा। और जो यहाँ पे जो वेसल्स आपकी जाती हैं
सी के थ्रू, तो ये आपका नेविगेट होती है अप टू कोलकाता, जो कि आपका 140 किलोमीटर तक है। और फिर कलकत्ता से आप देखोगे कि इसको मेंटेन किया जाता है कलकत्ता की जो पोर्ट ट्रस्ट है उसके द्वारा। अगर कलकत्ता से अगर हम लोग देखें जो त्रिवेणी तक जाना है, तो यहाँ पे कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, यानी कि कोई भी रुकावट नहीं है नेविगेशन के लिए, वो भी इनलैंड वेसल्स के द्वारा जो भी लोडेड किया जाता है अप टू 4 मीटर तक। यानी कि यहाँ पे आप लोग का कलकत्ता तक जो आता है वो नेविगेट होकर आता है, सारे जितने भी वेसल्स वगैरह होते हैं, तो वो यहाँ पे 140 किलोमीटर तक इसको नेविगेट होकर लाना होता है। लेकिन उसके बाद जो है नेविगेशन की ज़रूरत नहीं है, 4 मीटर तक ये ऐसे ही जाती है। तो ये तो रहा, एक बार आप लोग मैप में भी देख लीजिए, यहाँ पे नेशनल वाटरवेज 1 दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि इलाहाबाद से हल्दिया तक कौन कौन सी रूट है। तो यहाँ पे आप लोग इस मैप के थ्रू देख सकते हो, इलाहाबाद से हल्दिया तक बात किया जा रहा है। तो ये है हमारी इलाहाबाद और ये है हमारी हल्दिया, जो कि आपको वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगा। इलाहाबाद कहाँ आ जाता है, तो ये आपका यूपी वाले रीजन में आ जाता है। उसके बाद यहाँ से देख सकते हो कि इलाहाबाद से फिर वाराणसी, वाराणसी से यहाँ पे आपका धीरे धीरे जो है बिहार वाले क्षेत्र में आती है, जहाँ पे आपको पटना, भागलपुर देखने को मिलेगा। फिर यहाँ से आपकी वेस्ट बंगाल में आती है, जो कि यहाँ पे आपका हल्दिया तक कोलकाता, उसके बाद हल्दिया देखने को मिलेगा। और फिर ये डायरेक्टली आपका जो है यहाँ पे डंप होती है, यानी कि बे ऑफ बंगाल में भी ये आपका रीजन जुड़ता है। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हो, यानी कि यूपी से होते हुए बिहार, बिहार से होते हुए वेस्ट बंगाल वाला रीजन है। यहीं पे आपका नेशनल वाटरवेज 1 भी है। ओके, तो ये गंगा रिवर है जिसमें कि इस तरीके का इनलैंड वाटरवेज होता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो इसी के थ्रू अब यहाँ पे जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट के बारे में बताया जा रहा है। ये जो जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट है, ये आपका नेशनल वाटरवेज 1 के ऊपर है, जो कि आपको सबसे पहली बात याद रखना है। और ये इम्प्लीमेंट किया जा रहा है फिनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट देने के साथ साथ, जो कि वर्ल्ड बैंक कर रही है। अब जहाँ पे भी जिस प्रोजेक्ट में वर्ल्ड बैंक का नाम जुड़ जाता है, वो प्रोजेक्ट अपने आप में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि मत पूछिए। तो यहाँ पे ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो है फिनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। साथ ही इस प्रोजेक्ट में आप देखोगे कि जो फेयरवे का डेवलपमेंट है वो भी अप टू कहाँ तक, तो यहाँ पे 3 मीटर डेप्थ तक, ये भी वाराणसी और हल्दिया के बीच में, ये भी यहाँ पे कवर करती है एक डिस्टेंस जो कि 1318 किलोमीटर का है। और यहाँ पे एस्टिमेटेड कॉस्ट कितना है, तो 5369 करोड़ तक का है। तो यहाँ पे टारगेट है कि इसको कंप्लीट करना है 6 साल में। ये जो प्रोजेक्ट है, यहाँ पे आप देखोगे कि गवर्नमेंट जो है और भी ये ट्राई करिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को अच्छे से बूस्ट करें, जैसे कि यहाँ पे फेरी सर्विस अच्छे से हो सके, मल्टी मॉडल हो सके। मल्टी मॉडल है, इंटर मॉडल टर्मिनल है, रोल ऑन रोल ऑफ है, साथ ही यहाँ पे ये सारी फैसिलिटी, नेविगेशन एड्स है, ये सारी फैसिलिटीज़ भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाए। तो फेरी सर्विस आप लोगों को पता ही है कि सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। मल्टी मॉडल मतलब कि एक ही रूट में आप लोग को जितने जगह आप लोग को मिलता है, यानी कि जितना जगह आप लोग को पोर्ट मिलता है, वहाँ वहाँ सामान जो है आपका लोड अनलोड होता है। इंटर मॉडल भी है कि अंदर अंदर जितना भी आपको यहाँ पे जगह मिल रहा है वहाँ पे लोड अनलोड हो रहा है। रोल ऑन रोल ऑफ मतलब कि यहाँ पे आप लोग देखे हुए कि ये जो इनलैंड वाटरवेज है, जो शिप वगैरह होती है, तो उसमें क्या है कि व्हीकल को भी जो है एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, तो व्हीकल भी इसमें लोड हो जाते हैं। नेविगेशन फैसिलिटी है, रास्ता दिखाने का काम भी यहाँ पे दिया जाएगा। तो ये सारे प्रोजेक्ट में जो है आपको मल्टीपल यहाँ पे फैसिलिटीज़ देखने को मिल रहा है। इस प्रोजेक्ट की एक्सपेक्टेशन है कि मार्च 23 तक इसको कंप्लीट किया जाएगा। अब यहाँ पे इस अथॉरिटी के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि यूपीएससी इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछ सकती है। ये जो इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ये एग्जिस्टेंस में कब से आई है, 1986 से। ये हमारे इनलैंड वाटरवेज को जो है शिपिंग के लिए और नेविगेशन के लिए डेवलप करने के लिए और इसको रेगुलेट करने के लिए प्राइमरी इसका वर्क है। जो अथॉरिटी है वो यहाँ पे प्रोजेक्ट को लेती है कि किस तरीके से इनलैंड वाटरवेज जो यहाँ पे आपका ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मेंटेन किया जाए और डेवलप किया जाए, वो भी नेशनल वाटरवेज में। और ये जो ग्रांट यहाँ पे रिसीव होती है, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग जो है वो यहाँ पे ग्रांट देती है, तो ये भी ध्यान रखना है। इंडिया में अगर बात करें तो 14,500 किलोमीटर तक नेविगेबल यहाँ पे वाटरवेज है, जिसमें कि आपके कुछ रिवर्स भी है, कैनल्स भी है, बैक वाटर भी है, क्रिक्स भी है। तो ये सब कुछ है जिससे कि आपका पूरी तरीके से नेविगेबल अगर वाटरवेज देखें तो 14,500 किलोमीटर है। तो इसका इस्तेमाल बेटर तरीके से किया जा सकता है। अब यहाँ पे सिग्निफिकेंस देखते हैं कि इस तरीके के इनलैंड वाटरवेज को हम लोग इतना डेवलप कर रहे हैं, इस पर ध्यान दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंस है, महत्व है, तभी तो हम लोग दे रहे हैं, तो ये पता होना चाहिए। इससे क्या होगा, ये जो है ना हमारी कंट्री की फर्स्ट कंटेनर मूवमेंट है, वो भी इनलैंड वेसल पोस्ट इंडिपेंडेंस, यानी कि जब से हम लोग इंडिपेंडेंट हुए हैं, स्वतंत्र हुए, उसके बाद से ये पहली है ऐसी। और माइलस्टोन मूवमेंट है जो कि हमारे हिस्ट्री ऑफ इंडिया में आपको देखने को मिलेगा। इनलैंड वाटरवेज जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है इसमें ये जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है ना, ये एक कॉस्ट इफेक्टिव है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सस्ता होता है, साथ ही इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है। आप लोग देखते हो कि जो हमारा सामान का यानी कि जो मूवमेंट होती है सामान की, वो यहाँ पे रोड के थ्रू भी होती है, एरोप्लेन के थ्रू भी होती है और वाटरवेज के थ्रू भी होती है। लेकिन जो सबसे सस्ती होती है वो वाटरवेज के ही थ्रू होती है, और सबसे महंगी जो होती है वो आपका एरोप्लेन के थ्रू, जो आपके गुड्स को मूवमेंट किया जाता है, वो सबसे महंगी होती है, और सबसे सस्ती जो है वाटरवेज को होती है। तो इसलिए अब हम लोग जो है अपने ट्रांसपोर्टेशन को और ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए वाटरवेज का इस्तेमाल कर रहे हैं।
जो कंटेनर कार्गो ट्रांसपोर्ट है वो यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे एडवांटेजेस भी देते हैं। इससे क्या होता है कि जो हैंडलिंग कॉस्ट है, चीज़ों को, सामान को जो हैंडल करना होता है वो यहाँ पे कम हो जाता है। ईजियर मॉडल शिफ्ट हो जाता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जो है बहुत आसानी से ये आपका शिफ्ट हो जाता है। और जो यहाँ पे पिल्फरेजेस है और डैमेजेस है वो भी यहाँ पे कम होती है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि जो आप लोग ट्रक वगैरह में जो सामान जाती है, कभी कभी क्या होता है कि आपका जो है सामान यहाँ पे डैमेज भी हो जाता है। ट्रक अगर एक्सीडेंट हो जाए, ट्रक अगर आप लोग देखोगे कि डैमेज होने की जो चांसेस है वो यहाँ पे ज़्यादा है एज़ कंपैरिजन टू इनलैंड वाटरवेज। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे फ़ायदा है। साथ ही साथ यहाँ पे आप लोग देखोगे कि जो कार्गो ओनर है वो यहाँ पे कार्बन फुटप्रिंट को भी रिड्यूस कर सकते हैं, यानी कि वो करते भी हैं। यानी कि यहाँ पे आपका जैसे ट्रक वगैरह से जो आपका बाय रोड जो ट्रांसपोर्ट होता है, मूवमेंट होता है गुड्स का, तो उससे क्या होती है कि बहुत ज़्यादा जो है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन जैसी जो गैसेस निकलती है पेट्रोल और आपके डीजल से, तो उससे हमारी कार्बन जो इमिशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन इस तरीके का वाटरवेज अगर हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, इससे ज़्यादा कार्बन का इमिशन भी नहीं होता है, तो ये एक प्लस पॉइंट है। साथ ही यहाँ पे जो है आपका दूसरे ये मोमेंटस जो डे है इनलैंड वाटरवेज ट्रांसपोर्ट का इंडिया में, वो यहाँ पे इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की फर्स्ट फॉरे है, वो भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल का, जो कि यहाँ पे रियलिटी में आने वाली है। और ये सारे ऑपरेशन को हैंडिंग ओवर करेगी और मैनेजमेंट को भी, जो कि यहाँ पे कोलकाता में देखने को मिलेगा। और ये जो है ये MS अलायंस पोर्ट गेट ईस्ट गेटवे जो प्राइवेट लिमिटेड है, इनको पूरी तरीके से जो है हैंडिंग ओवर किया जाएगा कि जो भी यहाँ पे आपका ऑपरेशन है और मैनेजमेंट है टर्मिनल सबका कोलकाता में, तो वो अब यहाँ पे जो है ये आपका मिस्टर एंड मिसेस जो है MYS ये सुमित अलायंस पोर्ट ईस्ट गेटवे प्राइवेट लिमिटेड अब करेगी। यानी कि यहाँ पे कुछ और भी आपका जो है इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। और पहली बार यहाँ पे आप लोग देखोगे कि PPP मोड में, यानी कि प्राइवेट भी यहाँ पे इंक्लूड है और पब्लिक कंपनीज़ भी, प्राइवेट कंपनीज़ भी और पब्लिक सेक्टर भी यहाँ पे इंक्लूड है। दोनों मिलकर इस तरीके का डेवलपमेंट काम कर रहे हैं इनलैंड वाटरवेज में। और यहाँ पे जो काम है, यानी कि जो ऑपरेशन है और यहाँ पे जो कोलकाता की टर्मिनल है, इसको ऑपरेट करना, इसको मैनेज करना, ये सारा काम अब कौन करेगी, तो यहाँ पे अलायंस पोर्ट ईस्ट गेटवे प्राइवेट लिमिटेड करेगी। तो इनके ऊपर हैंडिंग ओवर किया जा रहा है, तो ये भी हल्का सा आप लोग को आइडिया होना चाहिए। तो ये पूरी आप लोग बात समझ गए कि इनलैंड वाटरवेज का सिग्निफिकेंस क्या है, इनलैंड वाटरवेज को हम लोग क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं और कैसे कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी से रिलेटेड एक और यहाँ पे आर्टिकल है, ये है इंडिया की फर्स्ट मल्टी मोडल टर्मिनल जो कि इनलैंड वाटरवेज में, तो ये भी कुछ आपको सिमिलर ही देखने को मिलेगा। बस यहाँ पे बात ये है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो है वो इनॉग्रेट किए हैं इंडिया की फर्स्ट मल्टी मोडल टर्मिनल, वो भी रिवर गंगा में। ये रिवर गंगा ही में है और ये वाराणसी में इसको इनॉग्रेट किया गया है। तो ये हमारी फर्स्ट है, यानी कि जो 4 मल्टी मॉडल टर्मिनल है इसमें से ये पहली है जो कि कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। ये अगेन नेशनल वाटरवेज 1 में है और ये रिवर गंगा में है। और ये वर्ल्ड बैंक की ही मदद से ये आपका काम किया जा रहा है, जो कि जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट है ना, उसी की मदद में ही ये भी आपका काम किया जा रहा है। जो टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट यहाँ पे लगाई जा रही है वो है 369 करोड़, जो कि इक्वली शेयर किया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में और वर्ल्ड बैंक के बीच में। और साथ ही साथ यहाँ पे जो इस टर्मिनल का जो डेवलपमेंट करना है फर्दर और जो ऑपरेशन है, मैनेजमेंट है, ये सब कुछ यहाँ पे प्रपोज किया गया है कि यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ही मॉडल में यहाँ पे काम किया जाएगा। यानी कि सारे काम जो है यहाँ पे पब्लिक सेक्टर भी देखेगी, प्राइवेट कंपनीज भी यहाँ पे देखेगी। और जो ऑपरेटर का सिलेक्शन करना है वो यहाँ पे इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव बिडिंग के थ्रू होगा और एडवांस स्टेजेस का होगा। और यहाँ पे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसको कंप्लीट किया जाएगा दिसंबर 2018 तक। तो ये भी आप लोग देख सकते हो। तो ये भी आपका जो है यही बात बता रही है, मल्टी मॉडल जो आपका इनलैंड वाटरवेज है गंगा रिवर के ऊपर है। तो यहाँ पे भी ये आपका स्टार्ट कहाँ से होगा, तो इलाहाबाद से स्टार्ट हो रहा है जो कि यूपी में, फिर वाराणसी में जाएगा। ये आपका मल्टी मॉडल है, यानी कि यहाँ पे बीच बीच में जितने भी आपके सिटीज़ आते जाएंगे वहाँ पे आपका मूवमेंट भी जो है और ज़्यादा बेटर होते जाएगा। साथ ही यहाँ पे आपका कनेक्ट हो रहा है, देख सकते हो कौन कौन सी है। इलाहाबाद से आपका जो है चुनार, चुनार से वाराणसी, वाराणसी बक्सर, फिर बलिया, पटना, फिर भागलपुर, फिर आपका कारागोला, फरक्का, पाकुर, देन कोलकाता, देन हल्दिया, और फिर उसके बाद जो है ये आपका बे ऑफ बंगाल में भी आ सकता है। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हो कि ये पूरा आपका जो है कनेक्टिविटी है और ये मल्टी मॉडल है, यानी कि डिफरेंट सिटीज़ में भी इसको कनेक्ट किया जा रहा है। तो ये पहली बार है और रिवर गंगा में है और साथ ही साथ नेशनल वाटरवेज में है। और यहाँ पे आपका जो मदद किया जा रहा है वर्ल्ड बैंक के द्वारा मदद किया जा रहा है, इक्वली शेयरिंग है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आपका वर्ल्ड बैंक का। साथ ही साथ यहाँ पे PPP मोड भी है। तो इतनी बातों को तो आप लोग को गार्ड बांध लेनी है। अब आते हैं यहाँ पे भी देख लेते हैं जल मार्ग विकास, ये जो आपका प्रोजेक्ट है इसका एम यही है कि यहाँ पे जो रिवर है ना इसकी स्ट्रेच को और अच्छी तरीके से डेवलप करना वाराणसी से हल्दिया के बीच में। और यहाँ पे आप लोग वेसल्स की वेट देखोगे तो कितने तक जा सकती है, 1500 टन से लेकर 2000 टन तक का मूवमेंट हो सकता है। यहाँ पे जो हमारी इनलैंड वाटरवेज है उसको प्रमोट किया जाएगा, जो कि काफ़ी सस्ती है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स में और कार्गो मूवमेंट के मीन्स में। जो इनलैंड अथॉरिटी आपका जो वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ये इसको इम्प्लीमेंट करेगी।
जो प्रोजेक्ट है यहाँ पे आपका 3 मल्टी मॉडल टर्मिनल बनाया जाएगा। एक वाराणसी में है, एक साहिबगंज में है, एक हल्दिया में है। 2 इंटर मॉडल टर्मिनल्स है, 5 रोल ऑन रोल ऑफ है, रो टर्मिनल पेयर्स भी कहते हैं। नाइट नेविगेशन फैसिलिटी है, यानी कि रात में भी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे आपका जो है मूवमेंट हो सकता है। मॉडर्न मेथड दिया जाएगा चैनल को मार्क करने के लिए। जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट की बात करें तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये अगेन जो है मार्च 2023 तक इसको कंप्लीट किया जाएगा। अब इसकी भी अगेन अपनी सिग्निफिकेंस है, जैसे कि हम लोग पहली वाली देखे थे। तो यहाँ पे इसकी सिग्निफिकेंस है कि जो मल्टी मॉडल टर्मिनल प्रोजेक्ट है, और साथ ही साथ यहाँ पे फ्रेट विलेज भी प्रपोज किया जाएगा वाराणसी में। यानी कि फ्रेट विलेज कहने का मतलब है कि माल रखने के लिए जो है आपका विलेज बनाया जाएगा। इट मीन्स कि जो सामान वगैरह होता है, गुड्स जो रखा जाता है, उसको रखने के लिए एक अलग से गाँव बनाया जाएगा। यानी कि वाराणसी में एक ऐसे गाँव होंगे जहाँ पे सिर्फ सामानें रखी जाएगी, गुड्स को रखा जाएगा, फिर वहाँ से जो है आपका लोड होगा, उसके बाद आपका मूवमेंट होगा। तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 500 ये डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी। मोर देन 2000 इन डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिलेगा। अब इस तरीके का अगर कोई भी चीज़ आप लोग क्रिएट करते हो तो सबसे पहले तो आप लोग को लेबर चाहिए, साथ ही साथ वहाँ पे मैनेजर चाहिए कि उसको मैनेज कर सके, कोई अथॉरिटी चाहिए जो उसको जो है निगरानी कर सके, सर्वे करने के लिए चाहिए कि हर टाइम उसको सर्वे कर सके, अनलोड और आपका लोड कितना हो रहा है, मूवमेंट कितना हो रहा है कार्गो का, ये सारी चीज़ों का डेटा कोई रखने वाला चाहिए। तो ये सब में जो है ना आपका एम्प्लॉयमेंट जो है जनरेट होता है, चाहे डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट हो या फिर इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट हो। कंटेनर कार्गो अगर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे सेवरल एडवांटेजेस आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पे जो कॉस्ट है, हैंडलिंग कॉस्ट अगेन यहाँ पे कम होगा और ये आपका चीप होगा। साथ ही यहाँ पे मॉडल शिफ्ट बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे जो आपका कोई भी तरीके का डैमेज है या फिर कोई भी सामान जो ख़राब होते हैं उनको बहुत ही कम किया जा सकता है। साथ ही कार्गो ओनर जो है ना वो यहाँ पे अगेन जो है कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस करेंगे। ऑब्वियस है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देखते हो कि इसमें आपका जो है वाटरवेज में जो है आपका जो कार्बन इमिशन है वो इतना ज़्यादा नहीं होता है। अगर हम लोग रोड के कंपैरिजन में देखें, जो रोड आपका ट्रांसपोर्टेशन होता है उसके अगर हम लोग उसके कंपैरिजन में देखें तो वाटरवेज में कम जो है आपकी कार्बन इमिशन होती है। ओके, अब यहाँ पे बहुत ही बड़ी और बहुत ही अच्छी मुझे ये लगी, ये है बुंगरो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। पूछा जा सकता है काफ़ी न्यू है, न्यू तो नहीं कहेंगे क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी सिस्टम जो है ना गांव वगैरह में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है वाटर को हार्वेस्ट करने के लिए, स्टोर करने के लिए। तो फिर भी यहाँ पे देख लीजिए, ये एक जेनेवा बेस्ड फर्म है जो कि फर्मिनिस्ट है। उन्होंने एक यूनिक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को इंस्टॉल करी है जिसका नाम भुंगरो दिया गया है। और ये कहाँ पे, कोयम्बटूर में है, तमिलनाडु वाले रीजन में देखने को मिलेगा, जहाँ पे फार्मर्स को काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा क्योंकि वहाँ पे वाटर डेफिशिएंसी देखने को मिलता है। और ड्राई मंथ्स में, जब सूखे वाले मंथ होते हैं, तो वहाँ पे पानी की बहुत कमी हो जाती है। पानी की कमी होने के कारण जो है इरिगेशन फैसिलिटी नहीं मिल पाती है क्रॉप्स को, और जिसके कारण क्रॉप्स जो है ना अच्छे तरीके से इल्ड नहीं हो पाती है, उनकी पैदावार ज़्यादा नहीं हो पाती है। अब इसके बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। ये एक तरीके का वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक है जो कि यहाँ पे एक इंजेक्शन मॉड्यूल है, जिससे कि जो एक्सेस अगर रेन वाटर है ना उसको स्टोर किया जाएगा, वो भी अंडरग्राउंड में, और फार्मर्स इसको यूज़ कर पाएंगे सेम वाटर जो इरिगेशन के लिए करते हैं ना, जैसे कि वो समर और विंटर में करते हैं, उसी तरीके से ये वाटर जो आपका अंडरग्राउंड स्टोर होगा तो उस तरीके से इसको भी जो है जब ड्राई मंथ्स होगी तो उसमें वो इस्तेमाल कर सकते हैं। भूंगरों का मतलब ही होता है स्ट्रॉ। स्ट्रॉ कहने का मतलब है कि जैसे आप लोग पाइप है ना जो पीते हो आप लोग, अगर टिंडर कोकोनट भी पीते हो या फिर आप लोग थम्सअप वगैरह भी अगर पीते हो, कोल्ड ड्रिंक वगैरह सॉफ्ट ड्रिंक, तो उसमें भी आप लोग देखते हो कि स्ट्रॉ होता है, तो उसी तरीके का ये स्ट्रॉ है। और गुजरात में भुंगरों को स्ट्रॉ कहा जाता है, जो कि 2002 से इसका ये आपका यूज़ किया जा रहा है। ये आप लोग अभी जो देख रहे हो ना कि तमिलनाडु में इसको यूज़ करने का इस्तेमाल किया गया है, स्टार्ट किया गया है, वो भी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए। तो ये जो यूज़ किया जा रहा है जिससे कि जो सॉइल की सैलिनिटी है वो भी यहाँ पे प्रिवेंट हो पाएगी। सॉइल की सैलिनिटी कहने का मतलब है कि सॉइल में जो है ना नमक की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाना। अब कोई यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे आपका सॉइल है, उसके ऊपर थोड़ा बहुत पानी है और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो क्या होता है कि जितने भी बचे कुचे पानी होते हैं वो तो इवापोरेट होकर वापस ऊपर चले जाते हैं, और बच जाता है क्या, तो सॉइल में जो है ना एक्सेस आपकी जो है सॉल्ट बच जाती है। तो उससे जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है हमारी क्रॉप्स की, जो है क्रॉप्स अच्छे पैदावार नहीं होते और सॉइल की फर्टिलिटी भी कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाती है। तो एक बार आप लोग फिगर देख लीजिए कि ये भुंगरो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम क्या है, कैसा है, तब आप लोग अच्छे से इसको रिलेट कर पाओगे। मुझे बहुत अच्छी और क्लियर पिक्चर तो नहीं मिली है, लेकिन यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो मैं समझा देती हूँ, लेकिन यहाँ पे पिक्चर से आप समझ सकते हो। ये आप एक कंडीशन देखिए कि बिना भुंगरों के, यानी कि यहाँ पे आपका वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये पूरी लैंड है, साथ ही यहाँ पे आप लोग देखो कि एक ट्री भी है और ऊपर में थोड़ा सा ओशन भी है, मीन्स कहने का मतलब है कि वाटर भी है। लेकिन ये भुंगरों अगर सिस्टम बनाया जाता है तो इस तरीके से भुंगरों सिस्टम बनाया जाता है, एक यहाँ पे आपका गड्ढा किया जाता है और स्ट्रॉ के द्वारा जो है ना नीचे तक इसको जो है, जहाँ पे हमारी ग्राउंड वाटर होती है, यानी कि डीप ग्राउंड वाटर है, वहाँ तक ये पाइप को पहुँचाया जाता है। और यहाँ पे अगर बारिश होती है ना तो बारिश होने से क्या होगा कि ये
जो गड्ढा किया गया इसमें बारिश की पानी यहाँ पे आपकी भरेगी और इस पाइप के द्वारा होते हुए ये अंडरग्राउंड वाटर में जाकर यहाँ पे अंडरग्राउंड यहाँ पे आपकी फिलअप हो जाएगी। एक्वाफायर्स यहाँ पे आपका रिचार्ज हो जाएगा जिसमें कि आपके पानी रहते हैं और उसके बाद क्या होगा कि ये पानी से ही आप लोगों को पता है कि जो ट्री होते हैं उसके जड़ इतने ज़्यादा नीचे तक होते हैं कि जड़ जो है ना अंडरग्राउंड पानी से लेकर जो है वो अपनी भरण पोषण पूरा कर लेते हैं। यानी कि जो बड़े बड़े ट्रीज़ होते हैं उनको जिस तरीके का पानी का ज़रूरत होता है वो अंडरग्राउंड वाटर से जो है ना अपनी पानी की कमी को पूरा कर लेते हैं। तो अंडरग्राउंड वाटर जो है उसमें पानी रहेगी तभी तो वो पूरा कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि रिचार्ज हो रहा है, यानी कि बारिश हो रही है तो बारिश होने से जो है यहाँ पे आपकी अंडरग्राउंड वाटर जो है ना वो रिचार्ज हो रही है और फिर इसके बाद जो है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे पंप लगा के भी इसको पानी को खींचा जा सकता है जब इरिगेशन वगैरह होता है तो उस समय भी ये हेल्पफुल होगी और साथ ही साथ यहाँ पे हमारी जो है ग्राउंड वाटर ऑटोमेटिक रिचार्ज हो रही है। तो ये दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे सनी डे में आप देख सकते हो कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो ये पेड़ जो है ना कुछ इस तरीके से हो जाती है अगर नीचे इनको वाटर ना मिले तो, क्योंकि जड़ को पानी नहीं मिलेगा, जड़ को पानी नहीं मिलेगा तो ट्रीज़ को पानी नहीं मिलेगा, अल्टीमेटली ट्रीज़ जो है ना वो मर जाएगी, डेड हो जाएगी। तो वहीं यहाँ पे अगर भुंगरों की देखें, अगर भुंगरों इस तरीके का लगाया जा रहा है ये आपका जो है अच्छे मौसम में दिखाया जा रहा है और ये सनी मौसम में दिखाया जा रहा है। तो सनी सीज़न में आप लोग देख सकते हो जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो इस समय में भी अगर नीचे पानी है ना तो इट मीन्स कि यहाँ पे आप लोग की जो ट्रीज़ है वो भी फ्लरिश रहेगी और साथ ही साथ और भी यहाँ पे फूल पौधे आपके यहाँ पे आ जाएंगे। तो इस तरीके का यहाँ पे आपका वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है। जैसे कि मानसून आप देखते हो कि मानसून में बहुत ज़्यादा दिन तक जो है यहाँ पे बारिश होती है और एक्सेस बारिश होती है और तमिलनाडु वाले रीजन में तो क्या है ना कि वहाँ पे आपका जब रिट्रीटिंग मानसून होती है, कहने का मतलब है कि सितंबर से अक्टूबर से जब रिट्रीटिंग मानसून होती है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, उस समय तमिलनाडु वाले रीजन में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, एक्सेस बारिश होती है। तब वो लोग क्या करते हैं ना कि इस तरीके का हार्वेस्टिंग सिस्टम बना रहे हैं जिससे कि वो पानी को जो है स्टोर करके रख सके। यानी कि विदाउट ये घुंघरू दिखाया जा रहा है कि ब्लैक एंड व्हाइट ज़िंदगी हो गई है, बेरंग हो गई है, क्योंकि सब कुछ जो है यहाँ पे बर्बाद हो रहा है। बिना पानी के लाइफ आप लोग कभी भी सोच सकते हो? नहीं सोच सकते हो ना। तो वैसे ही यहाँ पे भी बात की जा रही है कि पानी है तो यहाँ पे जल है, ही जीवन है। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हो कि ये घुंघरू आपका घुंघरू बोल रही हूँ मैं घुंघरू से भुंगरू से घुंघरू हो गई, तो ये भुंगरू है। ओके, अब यहाँ पे देख लेते हैं कि टेक्नोलॉजी क्या क्या इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे आप लोग देखो कि लोएस्ट पॉइंट है कैचमेंट एरिया का, जो कि यहाँ पे आइडेंटिफाई किया जा रहा है हाइड्रोलॉजिकल सर्वे ऑफ एरिया के एरिया, जो भी जहाँ पे भी पानी है ना तो उसको पहले सर्वे किया जा रहा है, उसी में आपका जो है इस तरीके का स्ट्रॉ लगाया जा रहा है। एक पाइप है जिसकी डायमीटर यहाँ पे 5 इंच है, उसको ड्रिल किया गया है ग्राउंड में और ये आपका एक्वाफायर तक जहाँ तक पानी अवेलेबल है और यहाँ पे वाटर टेबल तक। रेन वाटर यूजुअली यहाँ पे जो है आपका लोएस्ट पॉइंट तक जाएगा और उसके बाद जो है ग्राउंड में ये ऑटोमेटिक चला जाएगा। सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस यही है कि वाटर को स्टोर किया जाएगा और यहाँ पे ग्राउंड वाटर लेवल तो सबसे ज़्यादा मेंटेन हो रही है, साथ ही साथ सॉइल की मॉइस्चर भी, यानी कि सॉइल में जो नमी है वो बरकरार रहेगी अगर यहाँ पे ड्राई सीजन भी आती है तो ये वाली चीज़ें हैं, आप लोग को ध्यान रखना है। अब आते हैं डे 17 की बात आ गई। कुछ यहाँ पे ज्योग्राफी है जो कि न्यूज़ में थी, इसके बारे में भी देख लेते हैं। कुछ टर्म थी, कुछ बातें थी जो कि छोटी मोटी होती है लेकिन एग्जाम में कभी कभी बहुत ही बड़ा धमाका कर देती है, तो इस तरीके के पॉइंट को तो कभी मिस आउट नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे है फ्रिजिड प्लैनेट डिटेक्टेड ऑर्बिटिंग नियर बाई स्टार, यानी कि जो अगल बगल वाले स्टार है उसको भी यहाँ पे ऑर्बिट में उसके ऑर्बिट कर रहे हैं, उसके चारों ओर यहाँ पे चक्कर लगा रहे हैं कुछ प्लैनेट है। तो 2 डिकेड के अगर हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन में देखें तो कुछ एस्ट्रोनॉमर्स है जो कि यहाँ पे ऑब्जर्व किए हैं, वो भी यहाँ पे एक फ्रोजन और डिमली लीट, यानी कि एकदम छोटे मोटे यहाँ पे आपका जो है एक प्लैनेट है जो किसको हम लोग सुपर अर्थ भी कह रहे हैं, यानी कि ये हमारे क्लोजेस्ट जो सिंगल स्टार है ना हमारे सोलर सिस्टम के, उसको ऑर्बिट करी है और एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि यहाँ पे आपका जो है ना हल्के फुल्के, लेकिन ये बहुत बड़े हैं, सुपर अर्थ कहा जा रहा है कि इनका मास जो है, इनका वेट जो है ना ये 3.2 टाइम्स भी जो है मोर मैसिव है अर्थ से। और ये स्पॉट किए जा रहे हैं कि सर्कलिंग है, यानी कि यहाँ पे बर्नार्ड स्टार को ये सर्किल कर रहे हैं। एक टाइप ऑफ रिलेटिव कूल और लो मास स्टार है जिसको कि हम लोग रेड ड्वार्फ भी कहते हैं और ये 6 लाइट ईयर्स तक है। अगर इसकी डिस्टेंस देखें, लाइट ईयर मीन्स डिस्टेंस देखा जाता है सोलर सिस्टम से, तो हमारी सोलर सिस्टम से कितना दूर है तो 6 लाइट ईयर्स तक है और ये क्लोज है जो कि कॉस्मिक टर्म्स वगैरह है। तो इसमें बस आप लोग को यही ध्यान रखना है कि सुपर अर्थ है, पूछा जाएगा सुपर अर्थ क्या है, तो सुपर अर्थ जो है हमारे अर्थ से जो है 3.2 टाइम्स जो है एक मैसिव मास है और ये आपका एक तरीके का यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक तरीके का प्लैनेट है जो कि स्टार को ये ऑर्बिट कर रही है। अब आते हैं सेकंड जो कि है ग्रीनलैंड आइस शीट्स हाइट ह्यूज इम्पैक्ट क्रैटर। अब ये है क्या? एक लार्ज इम्पैक्ट क्रैटर देखने को मिल रहा है जिसको आइडेंटिफाई किया गया है, वो भी ग्रीनलैंड आइस शीट में। तो ग्रीनलैंड है एक कंट्री, आपको देखने को मिलेगा आर्कटिक रीजन वाइज, लेकिन ये ग्रीनलैंड है, लेकिन यहाँ पे आपका जो है ये ग्रीनरी नहीं है वो कंट्री, लेकिन वहाँ पे पूरी आइस शीट्स है, यानी कि बर्फ ही बर्फ है। ओके, तो 31 किलोमीटर यहाँ पे वाइट डिप्रेशंस देखने को मिल रहा है जो कि यहाँ पे जब साइंटिस्ट एग्जामिन कर रहे थे,
ये आपका आइलैंड की जो बेडरॉक है इसके इमेजेस को ये जो है एग्जामिन कर रहे थे। तो इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे सजेस्ट किए कुछ फीचर्स, जो कि यहाँ पे आपका 1.5 किलोमीटर वाइड आयरन एस्ट्रॉइड भी ये देखने को मिला है, और वो भी समटाइम्स कहाँ, तो 12,000 और 3 मिलियन ईयर्स अगो। तो इस तरीके का जो है ना न्यूज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, ये बस आप लोग को समझने के लिए है। साथ ही यहाँ पे है कि साइरस क्लाउड जो है इसकी रिफ्लेक्शन अब ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है। क्लाउड्स की डिफरेंट डिफरेंट टाइप की क्लाउड्स होती है, तो आइए एक बार देख लेते हैं। अब यहाँ पे कॉमन टाइप्स ऑफ क्लाउड है जो कि आप लोग को पढ़नी है ज्योग्राफी में, तो इसके बारे में आप लोग को पता होना चाहिए। मेनली 3 तरीके के आपको जो है 3 टाइप्स के आपको क्लाउड देखने को मिलेंगे, एक लोअर एल्टीट्यूड में, एक मीडियम एल्टीट्यूड में, और एक हाईएस्ट एल्टीट्यूड में। तो यहाँ पे हम लोग साइरस क्लाउड की बात कर रहे थे, तो साइरस क्लाउड आपको सबसे ज़्यादा ऊपर देखने को मिलेंगे, जो कि यहाँ पे आपको एबव यानी कि 18,000 फीट से भी ऊपर आप लोग को साइरस क्लाउड देखने को मिलेंगे। और मेनली आप लोग जब भी बाहर जाते हो ना, तो आप लोग अगर ऊपर देखोगे तो इस तरीके का आपको साइरस क्लाउड देखने को मिलेगा, ये बहुत ही ज़्यादा होता है। और क्लाउड को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि जब भी आप लोग की वेदर डिफरेंट डिफरेंट होती है, तो आप लोग बाहर जाते हो तो स्काई की तरफ देखिए, और हर समय देखकर ये कोशिश करने का ये आप लोग रिकॉल करने का कोशिश कीजिए कि ये किस तरीके की क्लाउड है। तो सबसे पहले साइरस जो है वो हाई एल्टीट्यूड में सबसे ऊपर देखने को मिलेगा। इसी के साथ आपको जो है यहाँ पे साइरोक्लुम्बस भी देखने को मिलेगी, ये भी आपका 18,000 से ऊपर तक का है। हर की अपनी अपनी फीचर्स है, तो वो आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे लो एल्टीट्यूड है, लो एल्टीट्यूड में आपको स्टेटस देखने को मिलेगी, जो कि एकदम सीधी सीधी इस तरीके की इसकी रहती है। क्लूमलस है, जो कि आपके यहाँ पे 5,000 से भी नीचे है, और स्टेटस आपकी 6,000 से भी नीचे है। स्टैटोक्लुमलस की बात करें तो ये भी 6,000 से नीचे है, जो कि यहाँ पे आपको जो डिज़ाइन है वो अलग अलग इस तरीके के जो हम लोग फिगर बनाते हैं ना एकदम प्रॉपर, ये आप लोग तो ये देख सकते हो कि ये क्लुमलस है, और इसी को आप लोग थोड़ा सा ज़्यादा इस तरीके का बनाओगे तो ये आपका स्टैटोक्लुमलस हो जाएगा। उसके बाद मिडिल एल्टीट्यूड में बात करें तो यहाँ पे एल्ट्रोक्लुमलस है और एल्ट्रो स्टेटस है, तो ये भी आप लोग देख सकते हो कि 6,000 से 20,000 फीट के बीच में ये होती है। एक आपको यहाँ पे एक अलग सा क्लाउड देखने को मिलता है जिसको हम लोग क्यूमुलोनिम्बस कहते हैं। तो ये जो क्यूमुलोनिम्बस है ना, ये आपको जो है देखने को मिला है कि ये ग्राउंड से ही इसका फॉर्मेशन होता है, और ये पूरे ऊपर तक जाती है, और 50,000 फीट तक भी ये ऊपर तक जाती है। तो ये भी आप लोग को देखने को मिलेगा। तो ये इसकी जो यहाँ पे आपको इस तरीके की जो आपकी बादल होती है ना, वो एकदम नीचे से ऊपर तक पूरा बादल छाया रहता है। तो बहुत ज़्यादा घने बादल होते हैं ना, उसको हम लोग कहते हैं क्यूमुलोनिम्बस। ओके, तो इतना तो बेसिक है। फाइनली आप लोग यहाँ पे फोकस करो ये साइरस क्लाउड के बारे में। तो आइए अब हम लोग चलते हैं वापस से। तो यही बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन है इस तरीके का, ये आपका अब ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। साइरस क्लाउड जो है ना वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं कर पाती है, यानी कि यहाँ पे जो सनलाइट आपका जैसे नीचे धरती तक आती है तो उसके बाद वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, या फिर रिफ्लेक्ट होती है वापस क्लाउड जाती है, तो क्लाउड जो है ना वो भी उसको रिफ्लेक्ट बैक करके जो है ना सनरेज को अर्थ तक भेजती है। लेकिन साइरस क्लाउड ज़्यादा नहीं कर पाती, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा एल्टीट्यूड में है, बहुत ही ज़्यादा ऊपर है, तो वो उतना नहीं कर पाती। मेनली जो आपको लो एल्टीट्यूड वाली जो क्लाउड देखने को मिलती है ना, वो ज़्यादा रिफ्लेक्ट बैक करती है। तो यहाँ पे साइंटिस्ट जो है ये देख रहे हैं कि अब क्या है ना, कि ऐसा देखने को मिल रहा है कि जो रिफ्लेक्शन है साइरस क्लाउड से, वो भी अब बढ़ते जा रहा है। तो ये एक आपको अलग तरीके की बात देखने को मिल रही है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे क्लाइमेट चेंज इतना ज़्यादा हो रहा है, तो कुछ भी होने की पॉसिबल है, तो ये भी हो रही है। अब यहाँ पे एक नेक्स्ट टॉपिक है कि हाउ मिनिएचर सन्स जो है वो यहाँ पे चीप और क्लीन एनर्जी कैसे प्रोवाइड कर रही है। तो हार्नेसिंग क्लीन एनर्जी के पीछे तो हम लोग बहुत भाग रहे हैं, तो साइंटिस्ट भी यहाँ पे एक मिनिएचर सन बनाने की, क्रिएट करने की कोशिश करिए, जिसमें कि न्यूक्लियर फ्यूज़न टेक्नोलॉजी है। ये टेक्नोलॉजी में क्या होगा, फ्यूज़न होगा, यानी कि 2 न्यूक्लियर एटम्स जो है ना एक साथ आएंगे, और एक आपका जो है ना रिएक्शन होगा, जैसे कि सन की न्यूक्लियर एनर्जी का रिएक्शन होता है उसी तरीके से ये रिएक्शन कराएंगे। इससे क्या होगा कि एक सस्टेनेबल और क्लीन एनर्जी का जनरेशन होगा। तो एक साफ़ सुथरी और सस्टेनेबल एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो वो भी हम लोग को जो है ना इस तरीके से एक मिनिएचर सन्स की यहाँ पे बनाकर जो है ना उससे एक सस्ता और क्लीन एनर्जी हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं, तो अच्छी बात है। नेक्स्ट यहाँ पे स्ट्रेंज वेव्स रिपल्ट अराउंड द वर्ल्ड, नो बडी नोज़ वाई, यानी कि एक स्ट्रेंज वेव है, यानी कि जो वेव आप लोग देखते हो एकदम से ये अननोन वेव है, और ये आपका पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, लेकिन कोई नहीं जानता कि ये ऐसा वेव क्यों चल रहा है। अगर नवंबर 11 के मॉर्निंग में देखें तो एक मिस्टीरियस रंबल जो है वो आपके पूरे वर्ल्ड में देखने को मिला। एक सिस्मिक वेव है जो कि 15 माइल्स आपका जो मायोट वाला यानी कि फ्रेंच आइलैंड है, जो कि अफ्रीका और जो मडागास्कर के बीच में है, उसमें एक तरीके का आपको वेव देखने को मिला। और ये वेव जो है ना अफ्रीका से होते हुए ये आपकी जो है जाम्बिया, केनिया और इथियोपिया से होते हुए ये फिर उसके बाद वास्ट ओशन में ट्रांसफर्स करी, जहाँ पे वो चिली को भी क्रॉस करी, न्यूजीलैंड में भी क्रॉस करी, और यहाँ पे कनाडा, इवन हवाई
हवाई में भी ये क्रॉस करी और ये 11,000 माइल्स अवे तक। एक यूनिक फीचर्स देखने को मिला अर्थक्वेक वेव का, और ये पूरे वर्ल्ड में चला बिना किसी को डिस्टर्बेंस कॉज किए हुए, यानी कि इस तरीके का आपका वेव था अर्थक्वेक का वेव, जैसे कि झटका होता है, तो ये पूरे वर्ल्ड में चला लेकिन किसी को ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं मिला। और ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ जो कि इस तरीके के फेनोमेना को देखने को मिला, लेकिन अब तक नहीं इसको कोई भी जान पा रहा है कि ऐसा क्यों है, ये किस तरीके का वेव था, लेकिन ऐसा वेव था ये पता चला। तो अब ऐसे न्यूज़ का क्या करना बताइए, कहाँ पे पूछा जाएगा आपसे? बस ये आपका कुछ नॉलेज के लिए होता है, और कुछ घटना हो जाती है तो यहाँ पे लिख दिया गया है, बस आप लोग को ध्यान रखना है। लेकिन अब मुद्दे का बात ये है एस्ट्रॉयड बीनू, इसके बारे में पता होना चाहिए। रिसेंटली सबसे पहले तो ध्यान रखिए कि ओरिस रेक्स स्पेसक्राफ्ट है जो कि एस्ट्रॉयड बेनू तक पहुंची है। एस्ट्रॉयड बेनू जो है ये 4.5 बिलियन ईयर्स अगो पहले ही ये आपका जो है फॉर्म हो चुकी है, और इसमें कार्बन बहुत ज़्यादा है। एक वाइटल एविडेंस यहाँ पे कुछ प्रूफ मिल सकता है कि हमारी सोलर सिस्टम कैसे बनी, यानी कि सोलर सिस्टम में आप लोग को देखने को मिलेगा कि 8 प्लैनेट्स है, हमारी अर्थ भी उसी में से है। तो इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ इसको जानने के लिए ना यहाँ पे एस्ट्रॉयड बेनू गया है। एस्ट्रॉयड बेनू में जो है इस तरीके की ओरिस रेक्स स्पेसक्राफ्ट को भेजा गया है। बेनू को यहाँ पे कंसीडर किया जा रहा है कि एक हैजार्डियस है हमारे अर्थ के लिए, और इसकी जो एटमॉस्फेयर है ना ये आपको देखने को मिलेगा कि हमारे अर्थ को जो है ना स्ट्राइक कर सकती है आने वाले फ्यूचर में। एक लार्ज क्रेटर यहाँ पे फॉर्म होगा, इसलिए इसको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये फर्स्ट टाइम है जो कि नासा है, यूएसए की स्पेस टेक्नोलॉजी है, स्पेस एजेंसी है नासा, जो कि यहाँ पे कुछ मटेरियल को कलेक्ट करेगी एस्ट्रॉयड से। जब इससे पहले सिर्फ आपकी जापान ये काम कर चुके हैं, तो इसलिए नासा यहाँ पे जो है, और नासा की है ये ओरिस रेक्स स्पेसक्राफ्ट जो कि एस्ट्रॉयड बीनू में जाएगी। ठीक है, और ये कुछ यहाँ पे आपका प्रूफ देगी कि यहाँ पे आपका जो है ये पूछा जा सकता है कि यहाँ पे एस्ट्रॉयड बेनू जो है इसमें कार्बन रिच है कि कार्बन आपकी मिनिमम है। तो ये कार्बन रिच है, और इसमें पता चलेगा, कुछ हम लोग को प्रूफ मिलेगा कि किस तरीके से सोलर सिस्टम का ऑरिजिन हुआ है। तो फंडा आप लोग को याद रखना है, बहुत सारे जो है स्पेसक्राफ्ट जाते हैं, बहुत सारा मिशन होता है, लेकिन हर मिशन को याद नहीं रखना है, लेकिन कुछ मिशन के जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, यूनिक काम किया जाता है, फर्स्ट टाइम किया जाता है, उसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे आपके टॉपिक है जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी है, जिससे कि नेचुरल रिसोर्सेज को यहाँ पे मॉनिटर किया जाएगा। अब ये है क्या, हमारी इंडिया की मेनलैंड आप लोग देखते हो कि कितना ज़्यादा वास्ट है, हमारी नदर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन, ईस्टर्न रीजन बहुत ज़्यादा वास्ट है। साथ ही यहाँ पे रिच नेचुरल रिसोर्सेज भी है जो कि आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ जो है आपका एक ही जगह पूरा डिस्ट्रीब्यूट है। अगर हम लोग कुछ भी पर्टिकुलर की बात कर ले, गोल्ड की बात कर ले, कॉपर की बात कर ले, तो ये सब कुछ जो है ना थोड़ा यहाँ है, थोड़ा नॉर्थ में, थोड़ा वेस्ट में, थोड़ा ईस्ट में, इस तरीके से जो है ना हर एक जगह आपको डिस्ट्रीब्यूटेड देखने को मिलता है। और ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है हमें कि हम लोग कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज़ करें, जैसे कि रिमोट सेंसिंग हो गया, GIS टेक्नोलॉजी हो गया, जियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम। तो ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके जो है ना हम लोग अपने कंट्री के जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसको और बेटर तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। रिमोट सेंसिंग और GIS की बात करें तो इसके पास बहुत अच्छा खासा, इस टेक्नोलॉजी के पास पोटेंशियल है कि हमारे कंट्री में जितना भी नेचुरल रिसोर्सेज है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से, यानी कि अगर डिफ़िकल्ट वैली में भी है, बहुत ही ज़्यादा बुरे वहाँ पे जोग्राफिकल लोकेशन है, तो भी वहाँ पे मैप कर सकती है, और ये हमारे कंट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगा। यानी कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि डिफ़िकल्ट रिलीफ भी है, फिजिकल फीचर्स अगर आप लोग हिमालय का देख लो या फिर पेनिसुला प्लेटू रीजन वाला देख लो, तो यहाँ पे कुछ ऐसे डिफ़िकल्ट टेरेन है जहाँ पे लोग नहीं जा सकते, लेकिन इस तरीके से अगर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे हम लोग, तो वहाँ पे अगर किसी भी तरीके की नेचुरल रिसोर्सेज पाई जाती है ना, तो वो हम लोग जो है उसको मैप कर सकते हैं, उससे पता कर सकते हैं, फर्दर हम लोग उसका बेटर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो फंडा है यहाँ पे। अब देखते हैं इसके बारे में क्या बातें बताई जा रही है। सबसे पहले रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग है क्या? एक तरीके का टेक्नोलॉजी। तो ये एक साइंस है जिसके थ्रू जो है हम लोग अर्थ को मेज़र करते हैं सेंसर को इस्तेमाल करके। आजकल आप लोग सेंसर देख रहे हो ना, बहुत ज़्यादा चल रहा है, सेंसर के ही कारण सारा काम हो रहा है। तो सेंसर को इस्तेमाल करके जो है ना यहाँ पे अर्थ को मेज़र किया जाएगा, और साथ ही साथ यहाँ पे आपका सैटेलाइट की इमेजेस से भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया जाएगा। ये जो सेंसर है ये डेटा को कलेक्ट करेगी इमेजेस के फॉर्म में और इंसाइट प्रोवाइड करेगी, जिसके थ्रू हम लोग इसको मैनिपुलेट करेंगे, एनालाइज करेंगे, विजुअलाइज करेंगे वो सारे इमेजेस को, तो इससे पता चल पाएगा। GIS अगर हम लोग देखें तो ये कंप्यूटर बेस्ड टूल है जो कि किसी भी स्टोर को, कहीं भी कुछ रखा हुआ है भंडार, तो उसको एनालाइज करती है, मैनिपुलेट करती है, विजुअलाइज करती है। कोई भी अगर ज्योग्राफिक इन्फॉर्मेशन इनको मिलता है यूजुअली इन द मैप, तो मैप के थ्रू इनको मिलता है, तो ये सारी चीज़ें जो है इसके अंदर देखा जाता है, इस टेक्नोलॉजी के अंदर। यहाँ पे डेटा को इस्तेमाल किया जाता है जो कि सैटेलाइट से होती है, रिमोट कैप्चरिंग होती है जो कि हाई रेजोल्यूशन कैमरा होते हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे मेगापिक्सल होता है, और ये एयरक्राफ्ट के द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये तो रहा रिमोट सेंसिंग और GIS टेक्नोलॉजी।
लेकिन इसके बेसिस पे अगर हम लोग देखें तो मेजर एप्लीकेशन कहाँ है, कहाँ कहाँ हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें ही पूछा जाता है यूपीएससी में कि इस तरीके के, जैसे आप लोग लास्ट ईयर के क्वेश्चन देख सकते हो कि पूछा गया था कि जीपीएस का इस्तेमाल हम लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो बैंकिंग सिस्टम में कर सकते हैं हम लोग, जीपीएस का इस्तेमाल कहाँ नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं? इस्तेमाल तो बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे ही हम लोग रिमोट सेंसिंग और जीआईएस का इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं ये देख लेते हैं। सबसे पहला है कि लैंड मैनेजमेंट का, हमारी इतनी ज़्यादा ज़मीन है उसको हम लोग अच्छे तरीके से मैनेज कर पाएंगे। हमारी जो 50% ऑफ द जो पॉपुलेशंस है वो टोटली डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर में, यानी कि खेती बाड़ी में, और उनका पूरा जीवन जो है उसी में डिपेंडेंट है। इसरो की बात करें जो हमारी इंडिया की स्पेस रिसर्च है, जो कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, और आईकार है जो कि इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च है, दोनों ने एक एक्सपेरिमेंट करी है जिसका नाम है अराइज। इट मीन्स की एग्रीकल्चर रिसोर्स इन्वेंट्री एंड सर्वे एक्सपेरिमेंट। और वो ये पता करने के लिए कि किस तरीके से जो लैंड यूज़ पैटर्न है जो चेंज होते जा रहा है उसको यहाँ पे एनालाइज कर लें, यानी कि जो ज़मीन है उसका इस्तेमाल जो है आज की डेट में चेंज होते जा रहा है, तो उसको एनालाइज करने के लिए इसरो और जो हमारे आईकार है वो दोनों मिलकर एक तरीके का यहाँ पे एक आपका एक्सपेरिमेंट करी है। तो ये भी ध्यान रखना, एक्सपेरिमेंट भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट है, यानी कि टॉपिक के अंदर टॉपिक दिया जा रहा है, टॉपिक तो आपको याद करना ही है, उसके अंदर भी टॉपिक को आपको याद करनी है। सेकंड हम लोग कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, तो सॉइल को मैनेज करने में। जीआईएस अगर आप देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टूल है कि किस तरीके से सॉइल रिसोर्सेज को किसी भी कंट्री का जो है ना उसको मैनेज कर सके। जैसे जीआईएस है, जीपीएस हो गई, आरएस हो गई, तो ये जो है ना बहुत अच्छा खासा ऑफर करती है कि यहाँ पे सॉइल फर्टिलिटी मैप कर सके, यानी कि सॉइल में कितना ज़्यादा फर्टाइल है उसको मैप किया जाएगा। और एक बार अगर इसको मैप कर लेना तो ये पॉसिबल है कि हम लोग इस तरीके की इन्फॉर्मेशन को जो है ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे सॉइल टेस्ट क्रॉप रिसोर्स मॉडल से स्पेशल फर्टिलाइजर्स में, जहाँ पे यहाँ पे मैप के थ्रू जो है रिकमेंडेशन दिया जाएगा। तो ये भी बात है कि सॉइल को भी मैनेज कर सकते हैं। वाटरशेड मैनेजमेंट में यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये थर्ड यहाँ पे एप्लीकेशन है। एक वाटरशेड एक नेचुरल हाइड्रोलॉजिकल यूनिट होती है, इसकी मैनेजमेंट में क्या है कि हॉलिस्टिक लिंकिंग किया जाता है, यानी कि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम जो एरिया है उसको जोड़ दिया जाता है। वाटरशेड मैनेजमेंट जो है एक बेस्ट तरीका है जिसके थ्रू हम लोग जो रेनफेड मार्जिनल एरिया है जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा बरसता है उसको हम लोग कंजर्व कर सकते हैं, जिससे कि एक सस्टेनेबल लिविंग प्रोवाइड कर सकते हैं। यानी कि लोग जो है ना आज की जितनी जनरेशन है वो अच्छे तरीके से अपनी बेसिक नीड को तो पूरा कर ही सकते हैं, आगे आने वाली जनरेशन को भी सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो इस तरीके से सैटेलाइट डेटा के हेल्प से, जो कि जीआईएस की हेल्प से, वाटर बॉडीज़ जो है जैसे कि हमारे यहाँ लेक्स है, कुछ झील है, रिजर्वायर है, उसको भी 3D फॉर्मेट में, यानी कि एक्स्ट्रा क्लैरिटी के साथ उसको हम लोग मैप कर पाएंगे। और फर्दर हम उस लोग किस तरीके से सस्टेनेबल मैनेजमेंट कर सके वाटर बॉडीज़ के, तो उसको प्लानिंग हम लोग बेटर तरीके से कर पाएंगे। तो ये तो 3 एप्लीकेशन हो गए। फोर्थ एप्लीकेशन देखें तो ये है अर्बन लैंड मैनेजमेंट, यानी कि शहरी क्षेत्र में जो आपका ज़मीन है उसको भी हम लोग अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। अर्बनाइजेशन एक मेजर प्रॉब्लम है। अर्बनाइजेशन कहने का मतलब है कि हम लोग जो है ना ग्रामीण क्षेत्र को छोड़ के अब शहरी क्षेत्र वाली लाइफस्टाइल को अडॉप्ट कर रहे हैं। अब हम लोग को जो है अच्छे तरीके से एक अच्छा अर्न करना है, एक अच्छा हमारे पास जो है ड्रेसिंग सेंस होनी चाहिए, हमारे पास वो सारी सुख सुविधा की चीज़ होनी चाहिए, यानी एक्स्ट्रा होनी चाहिए। हमारे पास अच्छा घर हो, गाड़ियाँ हो, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा हो, हमारे पास मॉल हो, सिनेमा थिएटर हो, तो ये सारी चीज़ जो है ना वो अर्बनाइजेशन को शो करती है। लेकिन हमारे जैसे इंडिया में जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, अर्बनाइजेशन एक मेजर प्रॉब्लम है। साथ ही रैपिड इंक्रीज़ हो रहा है क्योंकि यहाँ पे जो इंटर स्टेट माइग्रेशन है, ग्रामीण क्षेत्र को छोड़ रहे, तो जो लोग गांव में है वो गांव के लाइफस्टाइल को छोड़कर वो शहर में आके बस रहे। अब शहर में आके बस रहे तो इंटरनल डिस्प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है, यानी कि गाँव के लोग खाली हो जा रहे हैं और शहर में जो है एक ओवरलोड हो रहा है लोगों का। तो यहाँ पे ज़रूरत है कि हम लोग उनको बेटर और इफेक्टिव अर्बन प्लानिंग करें और बेटर चीज़ें उनको प्रोवाइड करें। तो ये मल्टी लेयर्ड मैपिंग होगा जिसको कि हम लोग जीआईएस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके कर सकते हैं। और फर्दर इसको जो है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा यूज़ किया जाएगा और रियल इस्टेट प्लानर के द्वारा, कि वो अच्छे तरीके से जो है ना अच्छा बिल्डिंग बनाए, अच्छा ज़मीनों को जो है वो अच्छे तरीके से मैनेज कर पाए, जिससे कि लार्ज सेक्शन में जो लोग अपना माइग्रेट होकर आ रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र को छोड़कर अर्बन क्षेत्र में आ रहे हैं, तो उनको यहाँ पे रहने के लिए, खाने के लिए, सहने के लिए सारी चीज़ों का जो है व्यवस्था मिल सके। साथ ही यहाँ पे फिफ्थ है कि फॉरेस्ट और इकोसिस्टम में, यानी कि फॉरेस्ट और इकोसिस्टम में भी हम लोग रिमोट सेंसिंग और जीआईएस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडिया में आप देखोगे तो 10th लार्जेस्ट कंट्री है, वो भी फॉरेस्ट के टर्म में। और यहाँ पे हमारी पोटेंशियल है कि हम लोग अपने फॉरेस्ट कवर्स को ना और ज़्यादा इंक्रीज़ करें, एक सस्टेनेबल यूज़ कर सके हम लोग, यानी कि फॉरेस्ट रिसोर्स जो है, हम लोग कहते हैं कि जिस कंट्री में ज़्यादा फॉरेस्ट होता है वो कंट्री ज़्यादा धनी होती है। तो इसलिए हमारे कंट्री में ऐसे भी फॉरेस्ट रिसोर्सेज कम नहीं है, लेकिन हमारे पास पोटेंशियल है कि हम लोग और इसको बढ़ा सकते हैं। तो अगर हम लोग फॉरेस्ट रिसोर्सेज को बढ़ा रहे, इसमें इट मीन्स कि हम लोग अपने
कंट्री को और ज़्यादा डेवलप कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग लीज आई जो सेंसर है उसका इस्तेमाल करके लैंड सेट जो सैटेलाइट डेटा है, रिसोर्स सेट है और IRS-1 है, इनके हेल्प से क्या होगा कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो है ना वो कैनोपी कवर को भी मैप कर पाएंगे, वो भी अच्छे तरीके से। क्योंकि कैनोपी ट्री आप लोग देखते हो कि हाई एल्टीट्यूड में होती है, उनको मैप करने में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है क्योंकि उनकी टेरेन भी यानी कि जोग्राफिकल लोकेशंस भी थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, तो प्रॉपर तरीके से उनका जो है मैपिंग नहीं हो पाता। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो हर एक 2 साल में अपनी जो रिपोर्ट निकल के लाती है, तो उसमें हम लोग सही तरीके से जो है नहीं देख पाते हैं कि उस जगह पे यानी कि डिफिकल्ट टेरेन में कैनोपी ट्री जो होती है, इस तरीके की कैनोपी ट्री होती है जो कि हिली रीजन में आपको देखने को मिलेगा, हाई एल्टीट्यूड में होती है, तो उनकी यहाँ पे जो है सर्वे भी अच्छे तरीके से कर पाएंगे। कोस्टल जोन मैनेजमेंट भी हो पाएगा। इट मीन्स कि हमारे सी लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। अब सी लेवल इंक्रीज़ कैसे हो रही है, तो ये हमारे यहाँ ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ते जा रही है, कार्बन की इमिशन से जो कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा इमिशन हो रही है, ग्रीन हाउस गैस की ज़्यादा इमिशन हो रही है, उससे हमारी ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रही है। उसके कारण जो है ना जितने भी ग्लेशियर है वो मेल्ट हो रहे हैं। आइस शीट्स जो मोटी मोटी आइस शीट्स है ना अंटार्कटिक की, आर्कटिक की, वो पिघल रही है। उसके कारण जो हमारी वाटर लेवल है, सी लेवल है, वो यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं। अब सी लेवल बढ़ते जा रही है तो इससे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो कोस्टल एरिया में रहने वाले लोग हैं, ये वाली एरिया में पानी भरते जा रहे हैं, और यहाँ पे जिनका भी घर है, जिनका भी होटल है, रिसोर्ट है, रेस्टोरेंट है, या फिर कोई भी यहाँ पे आपकी सुख सुविधा की चीज़ है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बर्बाद हो रही है। तो इसको भी अच्छे तरीके से मैनेज करना है, क्योंकि कोस्टल ये जोन आ गया आपका, तो इसको भी मैनेज करना है। साथ ही यहाँ पे हमारी जो है बायोडाइवर्सिटी भी लॉस हो रही है ग्रेटर एक्सटेंट तक। तो ये जो GIS है ना, ये हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी कि हमारी कितनी बायोडाइवर्सिटी लॉस हुई है उसको हम लोग देख पाएंगे, और ये भी किस फॉर्म में, तो कोरल पॉलिप्स में, मैंग्रोव स्पीसीज़ में। तो ये सारी चीज़ें कितनी ज़्यादा लॉस हुई है उसको भी हम लोग टैकल कर पाएंगे, और साथ ही साथ यहाँ पे मिनरल रिसोर्सेज को भी हम लोग मैप कर पाएंगे जो कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ में हमारा मौजूद है। तो ये भी आप लोग देख सकते हो। तो काफ़ी ज़्यादा वाइड रेंज में हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि काफ़ी बेटर तरीका मुझे लगा। तो रिमोट सेंसिंग GIS से अगर किसी भी तरीके की क्वेश्चन आती है तो आई होप कि आप लोग इसको टैकल कर सको। ओके, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे न्यू नोटिफिकेशन फॉर कोस्टल रेगुलेशन जोन। ये ऑलरेडी हम लोग जो है इन्वायरमेंट वाले सेक्शन में देखे थे, बट यहाँ पे मैं आपको कुछ नया है जो बता देती हूँ। रिसेंटली आप लोग देखो कि जो सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, उन्होंने न्यू कोस्टल रेगुलेशन जोन वो यहाँ पे पब्लिश करी है, जिसके थ्रू आज की डेट में जो हम लोग यहाँ पे 2011 की CRZ नोटिफिकेशन है कोस्टल रेगुलेशन जोन, उसको फॉलो कर रहे हैं। तो इसको अब रिप्लेस करके कुछ नया लाया जा रहा है। तो अब और देख लेते हैं यहाँ पे जो इसकी ऑब्जेक्टिव है कोस्टल रेगुलेशन जोन की, तो यहाँ पे यही है कि जो कोस्टल इन्वायरमेंट है उनको कंजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है। और ये मिनिस्ट्री नोटिफाई करी है, वो भी कब से, तो 1991 से, और इसके बाद इसको 2011 में इसको रिवाइज़ किया गया था। अब यहाँ पे फाइनली 2019 में इसको रिवाइज़ किया गया। लास्ट ईयर ही हो चुकी थी, इसलिए मैं 2019 बोल रही हूँ। तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की बात करें तो वो जून 2014 में ही कमेटी बनाए थे, जिसमें कि चेयरमैनशिप कौन थे, तो शैलेश नायक थे, जो कि यहाँ पे बहुत सारी इश्यूज़ देखने को मिल रहा था जो भी कोस्टल स्टेट है। जैसे हमारे यहाँ कोस्टल स्टेट कितने हैं, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, देन यहाँ पे कर्नाटक, देन केरल, देन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड देन वेस्ट बंगाल। तो इतने हमारे कोस्टल स्टेट है, तो इनको अच्छे से मैनेज करने के लिए साथ ही यूनियन टेरिटरीज भी है, पुदुचेरी आपको देखने को मिलेगा। साथ ही यहाँ पे अदर स्टेक होल्डर्स भी है जो कि यहाँ पे अप्रोप्रिएट चेंजेस यहाँ पे रिकमेंड कर रहे थे कि किस तरीके से जो कोस्टल रेगुलेशन जोन की जो नोटिफिकेशन है 2011, उसमें कुछ रिकमेंडेशन दिया जा रहा था कि अमेंड करने की ज़रूरत है। तो यूनियन कैबिनेट जो है वो अप्रूव करी है आज की डेट की जो कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन है, वो भी इसको अप्रूव किया गया है। मेन आस्पेक्ट देखते हैं कि नोटिफाइड रूल्स क्या क्या है। तो सबसे पहला है कि नो डेवलपमेंट जोन रिड्यूस किया गया है। फर्स्ट अगर हम लोग देखें पहली बार, तो यहाँ पे जो CRZ थर्ड है यानी कि रूरल एरियाज़ में देखा जाता है, जो ग्रामीण वाले क्षेत्र हैं, तो दो यहाँ पे अलग कैटेगरीज बनाई गई है, और इसको यहाँ पे जैसे देख सकते हो कि यहाँ पे थर्ड A है और थर्ड B है। कोस्टल रेगुलेशन जोन थर्ड A बनाया गया, यानी कि ये डेंसली पॉपुलेटेड रूरल एरिया है, वैसी जगह जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा रहते हैं, और यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी अगर यहाँ पे 2161 पर स्क्वायर किलोमीटर है एज़ पर द 2011 की सेंसस, तो इस एरिया को हम लोग जो है कोस्टल रेगुलेशन जोन थर्ड A में रखेंगे। इस तरीके के एरिया में क्या है कि आपका जो है नो डेवलपमेंट, यानी कि 50 मीटर तक कोई भी डेवलपमेंट नहीं होगा इस तरीके के जोन से, और 200 मीटर्स अगर हम लोग हाई STL में अगर हम लोग देखें तो हाई टाइड लाइन, ओके, तो ये 200 मीटर्स जो कि हाई टाइड लाइन से है, तो इस एरिया में जो है कोई भी डेवलपमेंट नहीं होगा।
वहीं अगर हम लोग कोस्टल रेगुलेशन जोन 3rd बी की बात करें तो वो सारे रूरल एरिया जहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी आपकी जो है इससे कम है, यानी कि पहले वाले से कम है, 2161 स्क्वायर किलोमीटर पर एरिया अगर हम लोग इस सेंसस के हिसाब से देखें तो अगर कम है तो यहाँ पे ये कंटिन्यू किया जाएगा, यानी कि नो डेवलपमेंट जोन कहाँ है, तो आपका हाई टाइड लेवल से जो है ना यहाँ पे आपका 200 मीटर तक कोई भी डेवलपमेंट नहीं होगा। लेकिन 3rd ए में कहाँ से है, तो 50 मीटर आपका जो हाई टाइड लाइन है उससे आपका डेवलपमेंट नहीं होगा। तो ये आप लोग को ध्यान रखना है, यानी कि 3rd ए में जो है ज़्यादा यहाँ पे आपका जो है मेजर्स लिया जा रहा है कि कम डिस्टेंस में ही आपका डेवलपमेंट बंद कर दिया गया है। लेकिन 3rd बी में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे ज़्यादा डिस्टेंस 200 तक का यहाँ पे लिया गया है, जिसमें कि आपका डेवलपमेंट बंद कर दिया गया है। सेकंड, अगर आप लोग देखोगे कि फ्लोर स्पेस इंडेक्स नॉर्म्स ईज किया गया है एज़ पर द, अगर हम लोग यहाँ पे CRZ 2011 के नोटिफिकेशन के हिसाब से देखें तो CRZ जो कि अर्बन एरिया में आती है, शहरी क्षेत्र में आती है, तो फ्लोर स्पेस इंडेक्स जो है ये आपका रेशियो जो है ना इसको फ्रोजन किया गया है 1991 के डेवलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशन लेवल के हिसाब से। तो इसमें क्या है ना कि ये डिसाइड किया गया है कि डीफ्रीज करना है, यानी कि इसी चीज़ को डीफ्रीज करना है और यहाँ पे फ्लोर स्पेस इंडेक्स को परमिट करना है कि वो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट लेकर आए, और जब से यहाँ पे न्यू नोटिफिकेशंस की डेट आएगी तब से। थर्ड यहाँ पे है कि टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर होनी चाहिए बेसिक एमिनिटीज़ के लिए, यानी कि कोस्टल एरियाज़ में आप लोग देखते हो कि टूरिज्म का ज़्यादा आना जाना रहता है, तो उनके लिए बेसिक चीज़ें, उनको बेसिक एमिनिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए उनके लिए भी कंस्ट्रक्शन लेवल सही होना चाहिए। तो टेम्प्रेरी जो टूरिज्म फैसिलिटीज़ है जैसे कि शैक्स हो गया, टॉयलेट ब्लॉक हो गया, चेंज रूम होनी चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ हो, तो ये सारी चीज़ें परमिट की गई है बीचेज़ में। और कुछ जो है टेम्प्रेरी टूरिज्म फैसिलिटीज़ हैं जो कि आप परमिसिबल है किसमें, तो यहाँ पे नो डेवलपमेंट जोन में, जो कि यहाँ पे हमारी जो कोस्टल रेगुलेशन जोन 3rd वाली एरिया है उसमें। तो एक मिनिमम डिस्टेंस है, यानी कि 10 मीटर यहाँ पे हाई टाइड लेवल तक रखा गया है कि इसको मेंटेन करना है, जिसके थ्रू ये सारी फैसिलिटीज़ को यहाँ पे बनानी है, यानी कि वो कोस्टल एरिया से जो है 10 मीटर तक जो है जो हाई टाइड लेवल है इस तरीके का टाइड आती है तो उससे दूर तक यहाँ पे बनाना है। अब यहाँ पे CRZ क्लियरेंस भी जो है उसको भी स्ट्रीमलाइन किया गया है। सिर्फ इस तरीके की प्रोजेक्ट और एक्टिविटीज़ जो कि यहाँ पे CRZ फर्स्ट में अगर लोकेटेड है और 4th में लोकेटेड है, फर्स्ट कहने का मतलब है कि इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया, वो सारी एरिया जो कि काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है, और CRZ 4 है यानी कि एरिया जो कि यहाँ पे लो टाइड लाइन में है और 12 नॉटिकल माइल्स के बीच में है, तो उनको यहाँ पे डील किया जाएगा क्लियरेंस के लिए, और ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ही करेगी। साथ ही जो यहाँ पे आपका पावर दिया गया है क्लियरेंस का, यानी कि यहाँ पे 2nd और 3rd के लिए, तो उसको भी यहाँ पे जो है स्टेट लेवल के साथ जो है विथ नेसेसरी गाइडेंस उसके साथ इसको भी क्लियर किया जाएगा। तो ये भी आपका पॉइंट रखा गया है। 5th पॉइंट रखा गया है कि नो डेवलपमेंट जोन, वो भी 20 मीटर तक, तो इसको भी स्टिपुलेट किया जाएगा सारे आइलैंड को, जो भी आइलैंड है जो अगर मेन लैंड कोस्ट से अगर बगल में है और बैक वाटर आइलैंड है मेन लैंड में, तो यहाँ पे भी जो आपका डेवलपमेंट है वो 20 मीटर तक जो है नहीं किया जाएगा। उसके बाद ऑल इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरियाज़ जो है उनको भी अकॉर्ड किया जाएगा, कुछ स्पेशल इंपॉर्टेंस दी जाएगी, स्पेसिफिक यहाँ पे गाइडलाइंस यहाँ पे दिया जाएगा, जिसके थ्रू जितनी भी प्लान्स है उसको अच्छे तरीके से हम लोग मैनेज कर सकें। पॉल्यूशंस भी देखा जाएगा, यानी कि पॉल्यूशन लेवल को भी यहाँ पे जो है बराबर इसको टैकल करने की कोशिश की जाएगी। यहाँ पे कोस्टल एरिया में आप देखोगे कि ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ जो है वो परमिसिबल एक्टिविटीज़ होगी CRZ 1B में, और नेसेसरी सेफगार्ड प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही डिफेंस है और स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट है उसको भी यहाँ पे अकॉर्ड किया जाएगा, लेकिन नेसेसरी डिस्पेंसेशन के साथ यहाँ पे किया जाएगा। तो ये सारी कुछ चेंजेस करने की बात की जा रही है, तो क्या क्या यहाँ पे पहले है और क्या क्या चेंज किया जा रहा है उसको भी ध्यान में आप लोग को रखना है। अब आते हैं डे 18 में, यहाँ पे कुछ और देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे रखा है ड्रेक पैसेज एंड द इम्पॉसिबल रो प्रोजेक्ट। तो इसके बारे में देख लेते हैं कि ड्रेक पैसेज है कहाँ। पहले आप लोग देखो कि इन द फर्स्ट ये 6 रोवर्स हैं जो कि 4 कंट्री से क्रॉस करी है ड्रेक पैसेज को, और वो भी 2 वीक में, जब यहाँ पे आपका जो है सदर्न टिप ऑफ साउथ अमेरिका जो है उससे इसको पुश किया गया है तब, तो 2 वीक में ही ये आपका पास हुआ है ड्रैकन पासेज से। तो इसके बारे में देख लेते हैं। ये जो पासेज है ये आपका कहाँ लोकेटेड है, केप हॉर्न में, जो कि आपके सदर्न अमेरिका के एकदम आपको टिप में देखने को मिलेगा, और अंटार्कटिक वाले पेनिसुला में। ये फर्स्ट कम्प्लीटली ह्यूमन पावर्ड क्रॉसिंग है, यानी कि जो ये आपका जो है अपने आप से ही इसको क्रॉस किया गया है, ह्यूमन पावर्ड है। यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है उसको यहाँ पे जो है इम्पॉसिबल रो कहा गया, यानी कि इस प्रोजेक्ट का नाम यही रखा गया इम्पॉसिबल रो, और ये आपका केप हॉर्न है जो कि चिले में देखने को मिलेगा, और यहाँ पे अराइव्ड एट प्रीमावेरा बेस, जो कि आपका सैन मार्टिन लैंड है, अंटार्कटिक पेनिसुला वहाँ पे। तो ड्रेक पैसेज है का, ये पैसेज जो नाम रखा गया है ये सर फ्रांसिस ड्रेक के नाम पे रखा गया, और फर्स्ट ये इंग्लिश मैन थे जिन्होंने इस तरीके के ग्लोब को सरकम नेविगेट करी थी। ये जो पैसेज है इसमें एवरेज डेप्थ आप देखोगे तो 11,000 फीट तक है, और ये डीपर रीजन है, जब हम लोग यहाँ पे और ज़्यादा आगे जाते हैं तो 15,000 1600 तक है नॉर्दर्न और सदर्न बाउंड्रीज़ में, तो ये बहुत ही ज़्यादा आपका डीप देखने को मिलेगा। तो एक बार मैप में भी देख लीजिए कि कहाँ पे है, तो ये ड्रेक पैसेज है, और यहाँ पे आपका बात आता है ये है चिली, और चिली में आपको केप हॉर्न देखने को मिलेगा।
साथ ही ये साउथ अमेरिका है। ओके, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये आपकी जो है साउथ स्ट्रेटवर्ड ये आपकी आइलैंड है, और नीचे आपका कहाँ है, तो यहाँ पे आपका अंटार्कटिक रीजन होगा। तो ड्रेक पैसेज आप लोग को ध्यान रखना है कहाँ पे है, तो पैसिफिक ओशन में है, ये भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ आप लोग लोकेशन भी देख सकते हो, एकदम सदर्न रीजन में। ओके, तो अब यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि क्यों हम लोग इस तरीके के ड्रेक पैसेज को जो है ना इतना ट्रेचेरियस कंसीडर करते हैं। कहने का मतलब है कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है और अनप्रिडिक्टेबल डेंजरस है, यानी कि प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते कि किस तरीके का डेंजर है। तो ये जो ड्रेक पासेज है इसको हम लोग वन ऑफ द रफेस्ट वाटरवेज कंसीडर करते हैं वर्ल्ड में, क्योंकि यहाँ पे जो कोल्ड सी वाटर है ना उसकी लेयर है साउथ से लेकर आपको देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ वार्म सी वाटर भी है जो कि नॉर्थ में है। तो ये कोलाइड करती है, यानी कि नॉर्थ में गर्म पानी है और यहाँ पे साउथ में आपकी ठंडी पानी है। तो ये कोलाइड करती है, यानी कि टकराती है, जिससे कि पावरफुल एडिट्स यहाँ पे बनती है, यानी कि पावरफुल ये रीजन होता है। और जब यहाँ पे आप लोग देखो कि स्ट्रॉन्ग विंड भी यहाँ पे आपका कंबाइन होती है, स्ट्रॉन्ग भी है, यानी कि कुछ तूफानी विंड भी आती है जो कि इस वाले रीजन को ना काफ़ी ज़्यादा डेंजरस बना देती है। यहाँ पे एक नैरोएस्ट स्ट्रेच है, यानी कि एकदम पतला सा स्ट्रेच देखने को मिलेगा सदर्न ओशन में, और यहाँ पे 800 किलोमीटर है जो कि सदर्न टिप ऑफ साउथ अमेरिका से लेकर नदर्न टिप ऑफ जो वेस्ट अंटार्कटिक पेनिसुला में है उसको देखने को मिलेगा। नासा ने डिस्क्राइब करी है इस वाटर ऑफ पासेज को एज ए नोटोरियस टर्बुलेंट अनप्रिडिक्टेबल और फ्रीक्वेंट बाय आइसबर्ग और सी आइस। यहाँ पे सी आइस भी बहुत ज़्यादा, आइसबर्ग भी है, बड़े बड़े आइस के सिल्ले हैं, तो इससे इनको जो है अनप्रिडिक्टेबल कहा गया, यानी कि प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। एक ऐसा रीजन है जहाँ पे आपका ठंडा और गर्म पानी दोनों मिलता है, साथ ही साथ यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा तेज़ हवा भी चलती है, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे आपका जो है स्टॉर्म भी है, यानी कि तूफानें भी होती है। तो ऑब्वियस है कि ये डेंजर है, तो इस तरीके के पैसेज को जो है ना यहाँ पे अनप्रिडिक्टेबल कहा जाता है। ठीक है, आपको लोकेशन याद करना है, डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाएगा कि ड्रेक पैसेज है कहाँ, तो किसी भी तरीके से पूछा जाए बस आपको रेडी रहना है। यहाँ पे एक और आपकी टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये है एनुलर सोलर एक्लिप्स। अब यहाँ पे आपको कुछ इंटरेस्टिंग बात पता चलेगा। लास्ट जो सोलर एक्लिप्स थी, दो होती है, ल्यूनर एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स। सोलर एक्लिप्स मतलब कि जब सूर्य ग्रहण होता है, और लूनर एक्लिप्स जो चंद्र ग्रहण होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें इस साल में जो लास्ट हमारी सोलर एक्लिप्स थी दिसंबर में, जो कि यहाँ पे ईस्टर्न हेमिस्फेयर में थी, जो हमारे अर्थ की, और ये इंडिया से सऊदी अरेबिया, कतर और मलेशिया, ओमान, सिंगापुर, श्रीलंका, मैरियाना आइलैंड और बोर्नियो से जो है ना यहाँ पे आपका विजिबल था, यानी कि देखा जा सकता था इस तरीके के सोलर एक्लिप्स को। अब इस एक्लिप्स के बारे में देखते हैं कि यानी कि ये जो ग्रहण होता है ये होता कब है एक्लिप्स। ये तब होता है जब ये सन को ऑर्बिट करती है और कम्स इन बिटवीन, यानी कि सन और अर्थ के बीच में, ये सन है ये अर्थ है, इसके बीच में जब मून आ जाती है, तो इससे क्या होता है ना कि मून जो है ना पूरी तरीके से सन की लाइट को ब्लॉक कर देती है कि वो अर्थ तक नहीं पहुंच पाती। सन का जो रेस है वो यहाँ पे मून में आता है, और मून से तो आपको पता है कि कुछ लाइट नहीं है, तो ये इमिट नहीं कर पाती है, और अर्थ में जो है ना पूरी तरीके से अंधेरा छा जाता है, जिससे कि हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे सूर्य ग्रहण हो रहा है, यानी कि यहाँ पे हम लोग अर्थ से जो है ना जब हम लोग देखते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे जो सन है उसमें कोई भी तरीके का लाइट नहीं है, ये ग्रहण हो चुका है। तो ये आप लोग कुछ कंट्रीज से जो है इसको देखा जाता है, हर एक कंट्री से नहीं देखा जाता है, कभी कभी कहीं किसी एरिया से होती है तो वहाँ से आपका देखा जाता है, लेकिन ये पहली बार ऐसा देखा गया कि कुछ अलग तरीके का था। ये है एनुलर सोलर एक्लिप्स, यानी कि 3 टाइप्स की तो एक्लिप्स है ही। एक तो है जो टोटल सोलर एक्लिप्स है, जो कि विजिबल आपका जो है ओनली फ्रॉम ए स्मॉल एरिया, यानी कि अर्थ के किसी स्मॉल एरिया से देखा जा सकता है। लोग जो है जो इसको देखते हैं टोटल सोलर एक्लिप्स को, वो यहाँ पे सेंटर से देखते हैं, जो कि मून की शैडो अगर पड़ती है तो जब यहाँ पे अर्थ में हीट होती है। टोटल सोलर एक्लिप्स अगर देखें तब होता है जब यहाँ पे आपका सन, मून और अर्थ एकदम डायरेक्ट लाइन में आ जाता है। ये सन है, ये मून है, ये अर्थ है, अगर इस तरीके से होती है तो इस समय टोटल हो जाता है, यानी कि पूरी तरीके से सन जो है ना डार्कनेस में आ जाती है। सेकंड टाइप की जो सोलर एक्लिप्स है इसको पार्शियल कहते हैं, यानी कि कुछ शैडोज़ ही यहाँ पे मून में हो पाती है और कुछ एरिया आपका जो है यहाँ पे सन का देखने को मिलता है। थर्ड काइंड की है, ये है एनुलर सोलर एक्लिप्स। ये तब होता है जब मून जो है ना थोड़ा दूर होते हैं, यानी कि यहाँ पे सन है, ये अर्थ है, और मून यहाँ पे थोड़ी सी दूर है, तो इससे क्या होता है ना कि आप लोग थोड़ा पार्ट जो है देख सकते हो। इस तरीके के एक्लिप्स में क्या है कि मून जो है ना पूरी तरीके से सन को नहीं ब्लॉक कर पाती है, लेकिन एक डार्क डिस्क देखने को मिलता है, जो कि आपका यहाँ पे टॉप ऑफ द लार्जर सन कलर्ड डिस्क में होती है, जिसको हम लोग रिंग ऑफ फायर कहते हैं। यानी कि चारों ओर से आपको जो है सन देखने को मिलेगा और बीच में पूरी तरीके से डार्कनेस है। रुकिए इमेजेस दिखाती हूँ तभी आप समझ पाओगे। तो इस इमेजेस में आप देखो तभी आप लोग समझ पाओगे। ये देखिए टोटल एक्लिप्स है, यानी कि सन को पूरी तरीके से मून के द्वारा ढक दिया गया है, तो ये पूरी डार्क हो जाती है। तो इसमें क्या है ना कि आप लोग अर्थ से जो है ना नहीं देख पाओगे। यहाँ पे आपका पार्शियल है, यानी कि एक जगह आपको देखने को मिलेगा, यानी कि आधा आपका जो है सन को ढका जाता है मून के द्वारा, और आधे एरिया में आप लोग देख सकते हो। ये जो आपकी ऑरेंज कलर की है ये विजिबल है।
यही है एनुलर। एनुलर में देखो कि बीच में पूरी तरीके से डार्क है, लेकिन सन के चारों ओर इसको रिंग ऑफ फायर कहा जा रहा है। जैसे रिंग ऑफ फायर आप लोग देख रहे हो, तो ये रिंग ऑफ फायर है, यानी कि चारों ओर से ऐसा लग रहा है कि आग लगा हुआ है। तो इसको हम लोग एनुलर एक्लिप्स कहते हैं, जो कि लास्ट टाइम अब यहाँ पे इंडिया में देखा गया है। तो और भी कंट्री से इसको देखा गया है। तो ये आपका जो है फिगर है, बेसिक फिगर देखिए तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा। अब इसी के साथ साथ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात की गई है कि फर्दर अगर हम लोग देखें, जब सोलर एक्लिप्स होती है तो मून जो है ना दो तरीके की शेडो देती है अर्थ में। पहले को हम लोग यहाँ पे अम्ब्रा कहते हैं, जो कि यहाँ पे स्मॉलर होता है, जो कि अर्थ तक पहुँचती है। तो मून जो यहाँ पे आपका शेडो देती है अर्थ में, तो पहला अम्ब्रा है जो कि काफ़ी स्मॉलेस्ट है। सेकेंड तरीके की होती है, इसको पेनम्ब्रा कहते हैं। पेनम्ब्रा यानी कि लार्जेस्ट है, जब ये अर्थ में पहुँचती है तो बहुत ही बड़ा ये देखने को मिलेगा, बहुत ही बड़ा ये आपका जो है शेडो होता है। लेकिन छोटी शेडो जो होती है उसको हम लोग अम्ब्रा कहते हैं। अब यहीं पे नासा के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें, जो भी लोग यहाँ पे अम्ब्रा स्टैंड है अम्ब्रा में, तो वो टोटल एक्लिप्स को देख सकते हैं। और जो यहाँ पे आपका पेनम्ब्रा में है तो वो सिर्फ पार्शियल एक्लिप्स देख पाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ ध्यान रखना आप लोग जो है, अगर जीसी लियोंग पढ़े हो तो उसमें आप लोग ये कंसेप्ट पढ़े होंगे। वन ऑफ द रीज़न यहाँ पे नासा के द्वारा बताया गया कि जो सोलर एक्लिप्स है ना, वो यहाँ पे टॉप लेयर ऑफ सन को स्टडी करती है, जिसको हम लोग कोरोना कहते हैं। तो ये वो वाली कोरोना नहीं है जिससे कि आज के डेट में हम लोग लॉकडाउन है। ये कोरोना है जो कि अर्थ के आउटर सरफेस को हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पे जो नासा स्टडी करने वाली है सोलर एक्लिप्स को, तो वो कोरोना का ही करने वाली है। अगर हम लोग एनुलर एक्लिप्स में देखें तो नासा जो है वो यहाँ पे ग्राउंड को इस्तेमाल करी है, स्पेस इंस्ट्रूमेंट को यहाँ पे इस्तेमाल करी है, जिसके थ्रू इस टॉप लेयर को हम लोग देख पाएंगे जब यहाँ पे सन यहाँ पे ग्लेयर करेगी और इसको मून के द्वारा ब्लॉक किया जाएगा। तो अभी आप लोग देखे थे कि ये सन था, इसके चारों ओर जो है पूरा आपको रोशनी देखने को मिल रहा था एंगुलर में, और बीच में पूरा डार्क था, यानी कि मून के द्वारा इसको पूरा यहाँ पे आपका जो है मीन्स इसको शेडो कर दिया गया था, एकदम डार्क एरिया था। तो इसको यहाँ पे आप स्टडी करेगी हमारे नासा के जो जितने भी साइंटिस्ट हैं। लेकिन आपको ये अम्ब्रा और पेनम्ब्रा वाला जो यहाँ पे फैक्ट है उसको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि कहाँ पे जो है ना, वेयर कैन द एनुलर सोलर एक्लिप्स व्यूड फ्रॉम इन इंडिया। इंडिया से कहाँ देखा गया है, तो कुछ एरिया इंडिया में है जहाँ पे एनुलर सोलर एक्लिप्स को जो है देखा जा सकता है। जैसे कन्नूर है, ओटी है कर्नाटक वाले रीजन में, पलाकाड है, कोझिकोडे है, इडोड, ट्रिची है, मदुराई है और कराईकुडी है। तो ये कुछ एरिया है जैसे साउथ वाले रीजन बताया जा रहा है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो क्या इस तरीके के जो सोलर एक्लिप्स देखते हैं ये पूरी तरीके से सेफ़ है? आप लोग भी यहाँ पे डरते हो देखने से। तो नासा जो है वो इस तरीके का मेंटेन करती है कि सन को यहाँ पे देखा जा सकता है, वो भी सेफली। यानी कि अगर हम लोग यहाँ पे नेकेड आई से देख रहे हैं तो सिर्फ हम लोग जो है ना टोटल एक्लिप्स को ही अच्छे से देख पाएंगे। वहीं अगर हम लोग पार्शियल और एनुलर सोलर एक्लिप्स की बात करें तो सन को हम लोग को इस तरीके से नहीं देखना चाहिए, यानी कि प्रॉपर इक्विपमेंट या टेक्निक के बिना हम लोग को नहीं देखना चाहिए। यानी कि आप लोग अगर खुले आंखों से देख रहे हो तो टोटल जो आपका सोलर एक्लिप्स है उसको देख सकते हो, लेकिन जो पार्शियल और जो एनुअल है ना उसको मत देखिए, आपके आंखों के लिए सेफ़ नहीं होगा। नॉट यूजिंग प्रॉपर मेथड और इक्विपमेंट जो आप लोग देखते हो, तो इससे आपके जो परमानेंट आई है ना वो भी डैमेज हो जाता है। समटाइम्स आप लोग भी सुने होंगे कि घर के बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि ग्रहण है, बाहर नहीं जाना है, देखना नहीं है। तो इस तरीके का भी चीज़ कहा जाता है कि घर से बाहर नहीं जाना है, किसी भी तरीके से आप लोग को स्काई की तरफ नहीं देखना। तो ये फंडामेंटल बातें हैं, लेकिन आप लोग को यहाँ पे डिफरेंस पता होना चाहिए कि किस तरीके के आप लोग सोलर एक्लिप्स को देख सकते हो और किस तरीके के नहीं देख सकते हो। सेफ्टी इक्विपमेंट की बात करें तो इसमें आपकी एक्लिप्स क्लासेस होती है, कुछ अलग तरीके की क्लासेस होती है जो कि एक्लिप्स को ही देखने के लिए बनाया जाता है। और यहाँ पे अप्रोप्रिएट आपका सोलर फिल्टर्स होता है जो कि बाइनोक्लियर को ये कवर करती है, टेलीस्कोप्स को और कैमरा। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके थ्रू आप लोग देख सकते हो। ओके, तो ये सारी टॉपिक है आज के लिए। तो आज के लिए बस इतने ही रखती हूँ। कल स्टार्ट करूँगी रोहतांग टनल से। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टनल है, क्योंकि इसको जो है आप लोग देखोगे आगे बढ़ाऊँगी तो आप लोग को पता चलेगा। फिलहाल अगर आप लोग को ये लेसन अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और फिर भी अगर कोई डाउट, कोई सजेशन है, अगर इसी तरीके की आप लोग भी सजेशन देते रहोगे और इसकी और भी पार्ट अगर मिलती है आप लोग को, तो प्लीज़ मुझे आप लोग भी ईमेल कीजिएगा, जिससे कि मैं और ज़्यादा यहाँ पे लेसन आप लोग के लिए लेकर आ सकूँ। और फिर आप लोग को PT 365 की भी लेसन देखने को मिलेगी। मार्च की भी मैं लेसन ला चुकी हूँ, तो मार्च की जो लेसन लाई हूँ उसको ज़रूर आप लोग देख लीजिए। पॉलिटी एंड गवर्नेंस की एक लेसन कंप्लीट हुई है, सेकंड भी बहुत जल्दी आ जाएगी, IR के ऊपर है। और साथ ही साथ जितनी भी PT 365 है उसको देखने के लिए बस आपको एक काम करनी है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। प्लेलिस्ट में आकर आप लोग देख सकते हो। हर बार आप लोग पूछते हो कि मैम कहाँ मिलेगा। टेस्ट सीरीज़ भी मैं कुछ यहाँ पर सॉल्व कराई हूँ, जो कि विज़न की ही टेस्ट सीरीज़ है, उसकी अलग से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। या फिर मैं उसको भी जो है टेलीग्राम चैनल पे लिंक जो है पोस्ट करती रहती हूँ, तो उसके थ्रू भी आप लोग जाके देख सकते हो।
तो और भी टेस्ट मैं यहाँ पे कवर करा दूंगी, क्योंकि अब तो प्रीलिम्स की डेट आगे बढ़ने ही वाली है। आज ही नोटिफिकेशन आई है कि 3 मई के बाद ये बताया जाएगा कि कितने दिन के लिए पोस्टपोन किया जा रहा है। अभी डेट फिक्स नहीं की गई है, तो डेट फिक्स करके जो है 3 मई के बाद बताया जाएगा। लेकिन ऑब्वियस है कि अभी तो केस थमने का नाम नहीं ले रहा है। कुछ कुछ रीज़न में जो है आपकी केसेस थमी है कोरोना वायरस को लेकर, लेकिन जब तक सिचुएशन नॉर्मल नहीं होती तब तक तो एग्ज़ाम होगी नहीं। और आप लोग ये परेशान होइए मत कि एग्ज़ाम कब होगी नहीं होगी। आप लोग को अच्छा खासा टाइम मिल रहा है तो उसका यूटिलाइज़ कीजिए। अभी एग्ज़ाम नहीं भी होगा तो आप लोग क्या कर लोगे, घर पे ही तो बैठे हो, कुछ कर नहीं सकते हो। तो अच्छा है कि बेटर यूटिलाइज़ करो टाइम का, अपना पढ़ाई कर लो। फिर उसके बाद लॉकडाउन ओपन होगा तो आप लोग की जो काम भी है वो भी ओपन हो जाएगी, जितने भी अगर आप लोग वर्किंग हो तो आप लोग को वो सारे एरिया में फिर बिजी होना पड़ेगा। तो इसलिए अभी इस टाइम का यूटिलाइज़ कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और जब भी एग्ज़ाम हो ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ी ना ज़्यादा लेट होगा। आपको लगता है यूपीएससी ज़्यादा डिले करेगी, ज़्यादा डिले नहीं करेगी। जैसे ही सिचुएशन नॉर्मल होगा ना, वो 1 महीने के अंदर ही एग्ज़ाम ले लेगी। तो आप लोग बस पढ़ाई कीजिए। अच्छा आप लोग को टाइम मिला है, इसी बीच में और भी ज़्यादा आप लोग को लेसन प्रोवाइड करूँगी। जब तक एग्ज़ाम नहीं आएगी तब तक आपकी जो है ऐसे भी मेरी वीडियो कभी रुकेगी नहीं। आप लोग परेशान मत होइए। जो 2021 की तैयारी करने वाले स्टूडेंट है, 2022 के भी है कुछ स्टूडेंट जो कि हमारे फैमिली मेम्बर है, तो आप लोग परेशान मत होइए। आप लोग पढ़ते रहिए, मेरी लेसन आते रहेंगे, चाहे मैं कहीं भी हूँ कभी भी हूँ, लेकिन आते रहेगी। ओके, तो चलिए आज के लिए बस इतने ही। अगर आपको लेसन अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और साथ ही साथ कोई भी प्रॉब्लम है तो डाउट क्वेरी सजेशंस कुछ भी है आप लोग कमेंट कीजिए या फिर आप लोग मेल कीजिए, मैं ज़रूर आपका रिप्लाई करूँगी। ओके, यहाँ नहीं करती हूँ तो मेल कर दीजिए, मेल में मैं तो ज़रूर रिप्लाई करती हूँ। यहाँ पे क्या होता है कि कभी कुछ कमेंट्स जो है वो छूट भी जाते हैं, कभी कोई हाइड भी हो जाते हैं, रिव्यू करने में भी आ जाते हैं। तो बहुत तरीके का प्रॉब्लम होता है जो मैं सारे कमेंट नहीं देख पाती हूँ, इतने सारे कमेंट होते हैं तो सब कुछ मुझे ही हैंडल करना पड़ता है। ये चैनल मेरे ही द्वारा चलाया जा रहा है, कोई और लोग इसमें नहीं है। आप लोग कहते हो कि आपकी टीम क्यों नहीं अच्छे से काम करती है, तो ये मैं एक अकेली बंदी हूँ जो कि इस चैनल को चला रही हूँ। तो प्लीज़ थोड़ा सा कोऑपरेट करने का कोशिश कीजिए। चीज़ों में डिले हो जाता है बट कोई नहीं, आप लोग की सारी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी होती रहेगी। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।